अब तक आप सभी लोगों ने देखा था किस तरीके से हमारा एमसी इस सेक्ट में आने में कामयाब रहता है अपने लड़की के रूप में और किसी तरीके से इस एल्डर को भी बचाने में कामयाब रहता है। और अब आगे जब उसे यहाँ पर बुलाया जा रहा होता है किसी के द्वारा, ये बस एक चाल थी उनके लिए। तभी जो डीमन होती है, आई मीन इनर डीमन वाली होती है एल्डर, वो उससे कहने लगती है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरीके से एल्डर काउंसिल के डायरेक्ट सबॉर्डिनेटेड ट्रूप को यहाँ पर इस तरीके से मोबिलाइज कर देंगे सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए, जिनका नाम शैडो गार्ड्स है। यहाँ पर देखा जाए जो फॉर्मर लॉ एनफोर्समेंट हॉल के मेंबर्स हैं, वो लगता है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में पड़ चुके हैं, क्योंकि उनके हाथों में अब वह लोग लग चुके हैं। अब उनकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी अगर वो जिंदा वहां से निकलने में कामयाब रहे किस तरीके से। तो दूसरी तरफ वो मोड उसके पास जाती है और उसको एक पर्चा दिखाते हुए उससे कहने लगते हैं कि सीनियर, हम लोग इस वक्त एक स्पेशल मिशन पर है, यहाँ पर हमारे क्रेडेंशियल हैं। दूसरी बात, हमारा एमसी जब सारी की सारी जानकारी उसे पता चलती है तो वो काफी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि डायरेक्टली एल्डर काउंसिल के लिए काम करने में लगे हुए हैं। तभी अचानक से हमारा एमसी अपने सिस्टम का यूज करता है और उससे कहने लगता है कि इससे निपटना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। तभी अचानक से इसे कुछ महसूस होता है और वो कुछ भी नहीं कह पाती, और हमारा एमसी जैसे उसके सामने ऐसे जा रहा जैसे कि कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी उसे नहीं पकड़ने वाला। तो शेडो गार्ड से उससे पूछने लगती है क्या तुम वहां पर जिनको अपने साथ ले जाने में लगी हुई हो उन दोनों का नाम जिंगलिंग और लांस यूए है क्या? ये बात सुनकर वो तुरंत एग्री हो जाती है, लेकिन तभी हमारा एमसी पीछे से आता है और उसकी गर्दन पे एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखने के बाद वो वहां से तुरंत हट जाती है ताकि वो नीचे गिर जाए, लेकिन हमारी जो प्रिंसेस है ये देखकर काफी शॉक हो जाती है और उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और उससे कहने लगती है फेलो डाइस जिंगलिंग, आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हुई हो? तो हमारा एमसी वहां से गुजरता है और शेडो गार्ड से कहने लगता है कि ये सारा का सारा हमारे प्लान के हिसाब से होने में लगा हुआ है। वो तुरंत समझ जाती है और उसका कुछ भी नहीं रोकती और जाने देती है उन्हें वहां से। जाते जाते हमारा एमसी उससे और कहने लगता है क्या मैं तुम्हारे कपड़े उधार ले सकता हूँ? अगर मैं अपने कपड़े उन्हें दिखा दूंगा तो ये हमारे प्लान के लिए बेटर रहने वाला है कि अगर मैं दूसरे रूप में जाऊं तो। ये बात से शैडो गार्ड तुरंत समझ जाती है और प्रिंसेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, और वह दोनों के दोनों उड़कर वहां से जाने लगते हैं। जब प्रिंसेस कंफ्यूज होती है तो वो हमारे एमसी से पूछने लगती है कि फेलर डाओस्ट जिंगलिंग, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या आप भी जो सीनियर आपको मिले थे वह आप इसको जानती हो क्या? तो हमारा एमसी तुरंत उसे मना कर देता है। तो वो पूछने लगती है कि आखिरकार इसको देखकर ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कि वो तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हो और वो तुम्हारी हर बात को क्यों मानने में लगी हुई थी? तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये हमारे एक प्लान का हिस्सा है। तो ये बात सुनकर वो चिल्लाती है और प्रिंसेस कहने लगती है कि आखिरकार प्लान क्या है ये तो बता दो। तो प्रिंसेस से पूछती है अच्छा ठीक है तुम प्लान नहीं बता रहे हो तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने उस मेड को जो कि हमें बाहर ले जाने वाली थी उसे तुमने बेहोश क्यों कर दिया था? क्या वो हमारी मदद करने के लिए नहीं आई थी? तो वो उससे कहने लगती है कि फेलो डाओइस्ट लान यूए, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ, या फिर अभी दूसरे जेंडर में तो ये बताना चाहती है कि मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और सीधी सी बात ये है मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि दूसरों पर इतनी जल्दी भरोसा मत किया करो। और तभी उड़ते उड़ते वो बहुत ज्यादा दूर आ जाते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी मन में ही सोचते हुए कहने लगता है अपने कपड़ों को देखकर, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, जो कपड़े मैंने उससे लिए हैं वो ज्यादा ही में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, काफी ज्यादा यूजफुल है। ये ऑलरेडी मुझे यहाँ इतनी दूर तक लेकर आ चुके हैं और बिना किसी परेशानी के मैं उस हेवनली यूनियन सेक्ट की टेरिटरी से बाहर आ चुका हूँ और किसी ने भी मुझे यहाँ पर चेक नहीं किया है। तो वो प्रिंसेस से कह रहा है इतना सोचने के बाद कि यहाँ पर हमें काफी ज्यादा लेट हो चुका है, चलो हम लोग आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ लेते हैं। और प्रिंसेस भी इस बात से एग्री होती है। जब ये लोग इतना सोच ही रहे थे तभी पीछे से अचानक से कोई बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक छोड़ देता है उन पर, जिसको देखकर हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और प्रिंसेस को बचाने के लिए वो उस इलाके से या फिर उस एरिया से दूर धकेल देता है ताकि उसे बचाया जा सके। और उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। प्रिंसेस को देखकर काफी शॉक हो जाती है और चिल्लाते उससे कहने लगती है कि फेलर डावर्स जिंगलिंग, क्या तुम ठीक हो? लेकिन किसी तरीके से प्रिंसेस फिर भी बचने में कामयाब नहीं रहती और उसे वापस से पकड़ लिया जाता है एक अजीब से अटैक से। और तभी हमें उसे दिखाया जाता है जो कि रिश्वत लेने में आई थी, और उससे कहने लगती है कि मुझे एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार अगर तुम वाकई में ग्रांड एल्डर ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरीके से फॉर्ज कर शेडो गार्ड्स को भी बेवकूफ बना सकते हो, तुमने वाकई में मेरा इतना ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन प्रिंसेस को अभी भी कंफ्यूज होती है और कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उससे पूछने लगती है कि सीनियर, लगता है कि आपने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है, हम तो आपको इस तरीके से जानते भी नहीं है। जिसे देखकर इस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसेस को वहीं पर दबाने लगती है और तुरंत उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि तुमने इस वक्त तो मुझे सीनियर की तरह ट्रीट नहीं किया था जिस वक्त तुमने उस वक्त मुझे ट्रिक कर दिया जब तुमने ब्राइब दी थी, यानी कि रिश्वत। ये बात सुनने के बाद वो पूरी तरीके से कंफ्यूज जाती है और उससे कहने लगती है ओह मुझे याद आया, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम वो एग्जामिनर फैंग हो जो कि हेवनली यूनियन सेक्ट में एग्जाम हो रहे थे उस वक्त, तुम ही तो उन्हें मैनेज कर रही थी। ये बात सुनकर वो उसे और ज्यादा जोर से दबाती है और उससे कहने लगती है कि अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने यहाँ पर एल्डर के ट्रांसमिशन को कैसे फोर्ज किया, उसकी डुप्लीकेट कैसे बनाया? अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं तुरंत तुम्हें जल्दी मार दूंगी जिससे कि तुम्हें दर्द महसूस ना हो। तभी एक उड़ता हुआ अटैक उसकी तरफ आता है और वो किसी तरीके से उस अटैक से बचने में कामयाब रहती है।
और जब वह ध्यान से उसे देखती है तो वो काफ़ी देखकर सरप्राइज़ हो जाती है और मन ही मन में सोचते हुए देखकर कहने लगती है कि ओह! ये तो किसी के बाल दिखने में लगे हुए हैं। लेकिन इसको देखकर लगता है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा डेंस स्वॉर्ड क्यों मुझे महसूस हो रही है। इसको देखकर तो लगता है कि ये मिस्टिक रैंक फ्लाइंग स्वॉर्ड के बराबर होगी इसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ये बस बच्चों की ट्रिक है, इससे मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। इतना सोचकर जैसे ही वो उस हेयर को डिस्ट्रॉय करती है तभी देखती है कि वहाँ पर बहुत ही मात्रा में हेयर्स आ जाते हैं। इसको देखने के बाद वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कंफ्यूज होती है क्योंकि एक की पावर तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन कई सारे जब बाल उसके अंदर उड़ के आते हैं तो उसकी पावर रैंक काफी ज्यादा होती है। इस मौके का फायदा उठाकर हमारा एमसी उस प्रिंसेस को उसके हाथों से चंगुल से निकालने में कामयाब रहता है। और जब ऐसा होता है तो हमें पता चलता है कि हमारी जो जो एमसी है उसकी जो लड़की वाली बॉडी है उसकी पूरी की पूरी तरीके से बाल उड़ चुके होते हैं और उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो फेलाडॉस लैंड यू। जब प्रिंसेस को ये बात पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाती है कि जाके टकली कैसे बन गई और कहने लगती है कि फेलाडॉस लिंग तुम्हारे सर को क्या हो गया यहाँ पे। और तभी अचानक से उनके ऊपर एक और आग का गोला भगने लगता है, सीधे शब्दों में कहूँ तो एक एनर्जी का गोला, जिसको देखने के बाद दोनों ही काफी कंफ्यूज होते हैं और पता चलता है कि ये तो वही सीनियर है जो कि वहां पर बचने में किस तरीके से कामयाब रह गई इतने बड़े अटैक से। और कहती है चिल्लाते हुए गुस्से में, तुम लिटिल ब्रेड कहेंगे मैं तुम्हें आज मारने वाली हूँ, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वहां से बचने के लिए हमारा एमसी उड़ना चालू कर देता है और किसी तरीके से उसके सभी के सभी अटैक को डॉज करने में भी कामयाब रहता है। लेकिन ये देखकर सीनियर मुस्कुराते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, चलो देखते हैं कि अगर तुम कितनी ज्यादा देर तक उससे टिक पाते हो और बच पाते हो मुझसे। लेकिन हमारा एमसी कितना भी बचने की कोशिश कर ले लेकिन उसकी एनर्जी तो खत्म ही नहीं हो रही है, जिसको देखकर वो मन ही मन में कहने लगता है कि ये ट्रिक काम नहीं करने वाली है। अगर मैं एक भी बार हिट हो गया तो मैं पक्का यहाँ पर मरूंगा तो नहीं, लेकिन जो प्रिंसेस है उसे बचाना मेरे लिए काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। और प्रिंसेस जिंदा नहीं बच सकती, मेरे को इसे बचाना ज्यादा जरूरी है। तभी हमारे एमसी के दिमाग में एक बढ़िया ख्याल आता है और वो प्रिंसेस लानी यूई से कहने लगता है कि मेरी बात ध्यान सुनो, जब मैं 3 तक काउंट करूंगा और जैसे ही मैं काउंट कंप्लीट करूंगा तुम चाहे कुछ भी हो जाए अपनी इतनी भी पावर है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करना उस लड़की पर अटैक करने के लिए। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार मैं तुम्हारे खिलाफ उस अटैक को क्यों करूँ, तुम मुझे ये बताओ पहले। लेकिन उनके पास बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं बचता और वो लड़की काफी गुस्से में होती है वो सीनियर, और अपनी सारी पावर को रिलीज करते हुए मनी मन में काफी खुश हो रही होती है और उससे कहने लगती है कि इन्होंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। जब देख लगता है कि इसका जो ब्लड है ब्लड एसेंस है वो जल्दी तेजी से जलने में लगा हुआ है और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। और तभी चिल्लाते उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे लिए ये यूजलेस है, तुम बस एक मेयर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर हो, तुम्हारे पास ज्यादा स्पिरिचुअल सेंस नहीं बचा होगा, आई मीन स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची होगी, अब तुम मेरे स्पिरिचुअल सेंस से नहीं बच सकते, मैंने तुम्हें ऑलरेडी लॉक कर दिया है। अगर तुम अपने पूरे पूरे ब्लड एसेंस को भी जला दोगे फिर भी जिंदा नहीं बच पाओगे। लेकिन आगे से आके पता चलता है कि हमारा एमसी ने अपनी डायरेक्शन बदल दी है और फुल स्पीड में उस सीनरी की तरफ बढ़ने लगता है और तभी अचानक से उसकी काउंट डाउन है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसको देखने के बाद वो काफी खुश होती है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है यहाँ पर, और चिल्लाते उससे कहने लगती है कि तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से, जो कि तुम खुद उड़ते उड़ते मेरी तरफ आ चुके हो। तुम्हारी आखिरकार हिम्मत कैसे होगी एक्टिवली मतलब खुद अपनी इच्छा से अपना डिस्टेंस मेरे साथ कम कर लिया है, तुम तो अब तो डॉज भी नहीं करना चाहते हो और ना ही तुम इस बार मेरे अटैक से बच पाओगे। और तभी हमारा एमसी काउंटडाउन जारी रखता है और उससे कहने लगता है कि मैं अभी करता हूँ ये सारा का सारा कांड खत्म, और सिस्टम को वहां पर बुलाता है। और तभी अचानक से उसकी आंखें ब्लैंक हो जाती हैं और सिस्टम में कुछ तो दबाता है जिससे कि वहां पर उस सीनियर की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो ब्लॉक हो जाती है और बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी काम नहीं करती। और लान यूए का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है वो भी उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है और उसको ऐसे थ्रो करती है लानी हुए जैसे कि ये खुद एक ऑब्जेक्ट हो। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो एमसी है वो उसकी खुद की बॉडी एक स्वॉर्ड डाउ से बनी हुई है। आपने अगर लास्ट एपिसोड देखे होंगे उसके अनुसार इसकी बॉडी खुद एक वेपन, वो भी काफी पावरफुल। जब इसकी बॉडी को एज अ वेपन यूज किया जाता है, जब वो सीनियर के जाके लगता है तो उस सीनियर की बैंड बच जाती है और ऑन द स्पॉट उस सीनियर के मुंह से खून निकलना पड़ता है। और जब ऐसा होता है तो प्रिंसेस लानी हुई पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और समझ नहीं पा रही होती है कि क्या चल रहा है। और जब वो स्वॉर्ड यानी कि हमारा एमसी उस सीनियर से जाकर टकराता है तो उसका जो स्पेशल सेफ्टी मैकेनिज्म था सीनियर का वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण हमारा एमसी बैकस्लैश खाकर पीछे गिर जाता है। लानी हुई उसे बचाने के लिए आगे आती है और पकड़ लेती है, लेकिन सीनियर को इस बात काफी गुस्सा आता है और गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगते कि हे भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, इन लोगों के पास ऐसा अटैक होगा मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। अगर ये वाकई में अर्थ रैंक की स्पिरिचुअल शीट नहीं होती मेरे पास तो मैं पक्का मारी जाती आज। आखिरकार इसने किया तो ये किया कैसे, मेरे स्पिरिचुअल सेंस डिफेंस को ये कैसे निकलने में कामयाब रही और डायरेक्टली मेरे सोल सी पर इसने अटैक किया तो किया कैसे। इसने मुझे इस तरीके से अटैक कर दिया है कि मैं अपने इस शरीर को अब हिला भी नहीं पा रही हूँ। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि इन दोनों टू फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ब्रेट ने मुझे अभी तक हरा दिया होता और मार दिया होता। ये वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी। और सीनियर तभी नीचे आ जाती है और वो प्रिंसेस उसे देख लेती है, लेकिन सीनियर अभी हार नहीं मानती और उससे कहने लगते कि तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, इस वक्त हम दोनों ही एक अजीब सी सिचुएशन में फंस चुके हैं। मैं और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकती हूँ और ना ही तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी भी एनर्जी खत्म हो चुकी है और अब मेरे पास सिर्फ और मेरी मेरी प्रिमिटिव फिजिकल फाइट के अलावा फाइट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। अब जबकि तुम्हारा जो
साथी है वो ऑलरेडी इस तरीके से बेहोश हो चुका है, उसे काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है होश में आने में, तो क्यों ना थोड़ा-सा फाइट हो जाए, बॉडी टू बॉडी फाइट। ये देखने के बाद यहाँ पर हमारी प्रिंसेस ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और वहाँ पर एक फॉर्मेशन फ्लैग होता है उसके पास, उसके ऊपर थ्रो कर देती है, जिसको देखकर सीनियर मुस्कुराते हैं और उससे कहने लगते हैं कि है तुम इस तरीके से ब्लफ करना बंद करो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर नहीं बची हुई है, तो तुम इन ट्रेजर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन तभी अचानक से पता चलता है कि वो कोई फॉर्मेशन नहीं बनाने वाली थी, बल्कि मैं उसने अपने ट्रेजर को वहीं पर ब्लास्ट कर दिया। इसकी उम्मीद तो इस सीनियर ने भी ना की थी, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि डैम इट, तुम तो पागल वुमन हो चुकी हो, पूरी तरीके से पगला चुकी हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुमने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया है इस ट्रेजर को। मुझे पता है इसकी जो पावर है वो कम से कम अर्थ रैंक की तो होगी ही होगी। जब वो अपने आप को किसी तरीके से सीनियर संभालने में लगी हुई होती है, तभी अचानक से और भी ज्यादा वेपन्स उसकी तरफ आने लगते हैं और उसका जो धमाका होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि इस लड़की की जो शील्ड है वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाती है। और जब वो ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि ये भी एक और अर्थ रैंक की स्पिरिचुअल वेपन है ये तो। और जोर जोर से मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं कि तुम्हारे पास कितने ज्यादा वेपन है, चलो दिखाओ तुम अपनी पावर, आखिरकार तुम्हारे पास कितने ज्यादा अर्थ रैंक के आर्टिफैक्ट्स और बचे हैं डिटोनेट करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए। लेकिन शायद इस सीनियर को पता नहीं है कि जिससे वो पंगे लेने में लगी हुई है वो एक प्रिंसेस है, तो उसके पास इतने ज्यादा वेपन्स होते हैं कि वो सारे के सारे वेपन्स को उसकी तरफ थ्रो कर देती है, जिसको देखकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगते हैं कि अगर ये वाकई में इतनी ज्यादा अमीर और इतनी ज्यादा रिच है, तो आखिरकार इतने अपने ब्राइब्स यानी कि जो रिश्वत मुझे दी थी उसने वापस क्यों ले ली। और तभी वहां पर इतने ज्यादा अर्थ ग्रेड के वेपन जब ब्लास्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है और उसी के बाद थोड़ा सा समय बीतता है और तभी हमारे एमसी को होश आता है, जो कि एक गुफा में है और अपने सामने एक जली हुई डेड बॉडी को देखता है और उसको देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उससे कहने लगता है कि ला नहीं हुई, आखिरकार तुम्हारे साथ ये जब कैसे हो सकता है, मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन तभी अचानक से हमें पता चलता है कि वो प्रिंसेस ना कोई और था, प्रिंसेस तो बाहर बैठकर मजे कर रही होती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित बैठी हुई हूँ मतलब। तभी इसको देखकर एमसी और कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कि ये वाकई में वही इंस्ट्रक्टर है जो कि हम पर अटैक करने के लिए आई थी। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर के ये किसी गोश्त की तरह क्यों दिख रही है भाई। और जब सारी की सारी घटना की इंफॉर्मेशन हमारे एमसी को प्रोवाइड करवा दी जाती है तो एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज और शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि इस बंदी ने इतने ज्यादा अर्थ रैंक के ट्रेजर्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया, वो भी 11। वो माय गॉड। तो प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद फेलोडाइट्स जिंगलिंग, आपकी जो स्पिरिचुअल सेंस अटैक था वो वाकई में हमारे लिए काम कर गया था। अब ये अपनी पूरी पूरी स्पिरिचुअल पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा काइंड हो, तुम्हारे पास इतनी जो पावर है, पैसों की पावर कह सकते हो, वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तो हमारा एमसी मन ही मन में सोचता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये लड़की कितनी ज्यादा अमीर हो सकती है, इसने 11 यानी कि 11 अर्थ रैंक ट्रेजर को ब्लास्ट कर दिया है। यहाँ तक कि मेरे चीफ मास्टर के बारे में बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टिक रैंक के हाई ग्रेड ट्रेजर को ही अफोर्ड कर सकते हैं। तभी थोड़ी देर बाद हमारा एमसी पानी डालता है उस लड़की को होश में लाने के लिए, उस इंस्ट्रक्टर को होश में लाने के लिए, और वो इंस्ट्रक्टर तुरंत अपनी आंखें खोलती है। तो हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि क्या तुम बात कर सकते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पूछना चाहती हूँ। इस वक्त वो लड़की के जेंडर में ना इसलिए, और जागते ही वो इंस्ट्रक्टर जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देती है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं डिसिपल हूँ हेवनली यूनियन सेक्ट की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। लेकिन हमारा एमसी उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उससे एक अजीब सी चीज खिलाते हैं, उससे कहने लगता है कि ठीक है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर बात कर सकती हो। जब हमारा एमसी उसे एक अजीब सी चीज खिला देता है तो इंस्ट्रक्टर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्या खिला दिया है। तो हमारा एमसी उसे बताता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार तुमने हम पर इस तरीके से अटैक क्यों किया। तो वो इंस्ट्रक्टर मुस्कुराती है वो सीनियर, और उससे कहने लगती है क्या वाकई में एक हाथी को, एक चींटी को मारने के लिए किसी तरीके का कोई रीजन चाहिए क्या। लेकिन तभी अचानक से वो सच सच बोलना चालू कर देती है और उससे कहने लगती है कि जो ब्राइब यानी कि जो रिश्वत तुमने मुझे दी थी वो मेरे पास आनी चाहिए थी, लेकिन तुमने अचानक से वो वापस ले ली, जिससे कि तुमने मुझे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया। जब वो सब कुछ सच सच बता देती है तो वो कंफ्यूज होती है और मनी मन में सोचते हुए कहने लगती है कि आखिरकार मैं अपने मुंह को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही, और बोलती रहती है कि उस समय पर तुमने मुझे बहुत ज्यादा ईगो को हट कर दिया था, इसलिए मुझे ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी। ये बात जानकर हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है, उससे क्या लगता है कि तुमने हमारा इतनी दूर तक पीछा किया और मारने की कोशिश की बस इतने छोटे से कारण के लिए। तो वो सीनियर से बताने लगते कि मैं तो बस तुम्हें एक सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन जो हॉल मास्टर सुना उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था तुम दोनों को साइलेंस करने के लिए। और वो जब सारी की सारी सच्चाई बोल देती है तो वो खुद ही खुद को अपने मुंह को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो रोक नहीं पाती और कहने लगती है मनी मन में, डैम इट, स्टॉप इट प्लीज, मेरा मुंह अपने आप रुक जा यार, क्यों भाई चलने में लगा हुआ है। तो हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुमने उस मेड को क्यों भेजा था इस प्रिटेंड करने के लिए जैसे कि वो हमें बचाने में लगी हुई हो, आखिरकार डायरेक्टली हम पर उस वक्त अटैक क्यों नहीं किया था तुमने। तो वो सब कुछ सच सच बता देती है और उससे कहने लगती है कि यहाँ पर हॉल मास्टर सुनने हमसे कहा था कि जिससे इससे पहले कि तुम उन्हें मारो, उससे पहले कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, हेवनली यूनिट सेक्ट से उनको बाहर निकालना पड़ेगा अपनी मेड का इस्तेमाल कर कर, फिर उसके बाद तुम अपने आप को और अपनी लोकेशन को छुपा कर रखना, और एक बार तुम बढ़िया लोकेशन पर पहुंच जाओ तो उन दोनों को वहीं पर तुम एलिमिनेट कर देना। हॉल मास्टर सुनने हमने ऐसा ऑर्डर दिया था कि हम तुम पे तब तक अटैक नहीं कर सकते
सकते हो जब तक तुम इस सेट को छोड़कर यहाँ से नहीं चले जाते। ये बात सुनने के बाद एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों कहने में लगे हो। तो इंस्ट्रक्टर उसे बताती है और उससे कहने लगती है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, उन्होंने मुझे पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था इसके बारे में। तो हमारा एमसी थोड़ा सोचता है और उससे कहने लगता है कि ओह ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी वो इंस्ट्रक्टर से कहने लगता है कि डैम इट, मेरी जो लाइफ फोर्स है वो बहुत ज़्यादा तेजी से ड्रेन होने में लगी हुई है, आखिरकार तुमने किस तरीके की इविल टेक्निक का इस्तेमाल किया है मेरे ऊपर। तो हमारा एमसी उसे वहीं पर इग्नोर करता है और वहां से जाने लगता है। उससे कहने लगता है कि लान यू, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से हेवनली यूनिट सेक्ट में वापस नहीं जा सकते, आखिरकार तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान है, तुम क्या करना चाहोगी। दूसरी तरफ से वो इंस्ट्रक्टर पीछे से चिल्ला रही होती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें वापस आना होगा, तुम कहाँ पर जा रहे हो मुझे इस तरीके से छोड़कर। तो प्रिंसेस उसे एक्सप्लेन करती है, उससे कहने लगती है कि मैंने सुना है कि जो क्वीन सेक्ट है वो इस वक्त न्यू डिसिपल्स को रिक्रूट करने में लगा हुआ है, क्या तुम वहां पर मेरे साथ चलना चाहोगे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहती है और सोचती है, उससे बताती है कि क्वीन सेक्ट, ओह ये चीज काम कर सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी कुछ चीजों को निपटाना है सबसे पहले। चलो हम मैं तुम्हें क्वीन सेक्ट में बाद में जाकर मिलते हो, तुम वहां पर पहले जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हें वहां पर ऐसा क्या करना है कि मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तो वो उससे कहने लगते हैं कि श्योर तुम बिल्कुल आ सकते हो। और तभी एक स्टोरी बताते हैं, वो उससे कहने लगता है कि ये ऑलमोस्ट एनिवर्सरी है मेरे पेरेंट्स की, जब वो मारे गए थे, और मेरे ब्रदर्स के भी, और मेरे पेरेंट्स जब मारे गए थे उस वक्त पे। और मैं अपने होम टाउन में वापस जाना चाहती हूँ ताकि मैं उन्हें रेस्पेक्ट दे सकूँ, या फिर जो भी आप समझ लो क्या कहना चाहते हैं ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कंफ्यूज होते हैं, काफी घबरा जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आंटी सच में ऐसी बात है क्या, अगर वाकई में ऐसी बात है तो तुम मिलने अकेले जा सकती हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी यूनियन सेक्ट में। और ये कहने के बाद दोनों दोनों अपने दूसरे रास्ते पर जाने लगते हैं और उससे कहते कहते हमारे एमसी जाती है और कहने लगती है चाचा ठीक है, मैं तुम्हारा यूनियन सेक्ट पर इंतजार करूंगी, हम तब वहीं पर मिलेंगे। ये बात सुनकर प्रिंसेस वहां से निकल लेती है, इस बात से एग्री हो जाती है। तभी हमें 15 मिनट बाद दिखाया जाता है कि 15 मिनट बाद वो वापस से उसी गुफा के पास आ जाता है हमारा एमसी। इस बात को देखकर सिस्टम कंफ्यूज और उससे पूछता है कि होस्ट आखिरकार तुम सर्कल घूम घुमाकर वापस इसी गुफा में क्यों आए। तो एमसी उसे बताने लगता है कि ये मैंने इसलिए किया था ताकि मैं उस प्रिंसेस को ट्रिक कर सकूं इस जगह को छुड़कर जाने के लिए, आखिरकार मैं उसे वापस से उस हेवनली यूनियन सेक्ट में तो नहीं ले जा सकता ना, इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ जो इंस्ट्रक्टर, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और वो उससे कह रही होती है कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। तो हमारा एमसी उसके पास आता है और उससे क्या लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था उस गोल्डन कोर परफेक्शन एक्सपर्ट से, तुम अभी भी उस ट्रुथ सीरम वाले कीड़े से रेजिस्ट करने में कामयाब रही, तुम्हें मानना तो पड़ेगा, तुम्हें पावर तो है। दूसरी तरफ इस इंस्ट्रक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो कह रही होती है कि हेल्प मी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर हमारा एमसी सिस्टम से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं दूसरों को कंट्रोल कर सकूं। तो सिस्टम सर्च करता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसे कई सारे तरीके आपकी सिस्टम शॉप में, लेकिन जो सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल तरीका है आपके लिए, आपको सिर्फ एनसेलमेंट सील का इस्तेमाल करना है। अगर तुम इस एनसेलमेंट सील का इस्तेमाल करते हो तो इसका इस्तेमाल कर कर तुम इसकी कॉन्शियसनेस को डायरेक्टली टारगेट बना सकते हो और सिर्फ एक सोच से इसको कभी भी कहीं पर भी मार सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि में तुम रियल टाइम में नजर भी बना सकते हो, इसकी बॉडी को कंट्रोल कर कर सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो कि आखिरकार उसके सामने क्या चल रहा है। लेकिन इसकी जो प्री रिक्वायर्ड ये है कि जो टारगेट है उसे कंप्लीटली अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस खोलकर रखना पड़ेगा इसके अंदर जाने के लिए, ताकि उसका डिफेंस पूरी तरह से डाउन हो जाए, वरना इसके जो एंसलेमेंट सील है वो वहां पर काम नहीं करेगी, इम्प्रिंटिंग फेल हो जाएगी। ये बात सुनकर एमसी काफी खुश होता है और इंस्ट्रक्टर के पास आकर उससे कहने लगता है कि ठीक है चलो हम लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं। तभी थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें इस चंपू बड़ों को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम कहना चाहती हो कि तुमने जी लिंक से ऑलरेडी छुटकारा पा लिया है। तो एल्डरसन उसे बताते रहे, उससे कहने लगता है कि मुझे अभी तक इसके बारे में कंफर्म न्यूज तो नहीं मिली है, लेकिन जो मेरे लोग हैं वो अभी भी उसका पीछा करने में लगे हुए हैं। ये बात सुनकर बड़ो उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ उसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है। तो एल्डरसन उससे कहने लगते हैं गोल्डन कोर परफेक्शन। ये बात सुनकर वार्निंग देता है बड़ू और उससे कहने लगता है कि जो लास्ट वन उसे चेज करने में लगा हुआ था, जो पीछा कर रहा था, वो नेसेंट सोल का कल्टीवेटर था। ये बात सुनकर एल्डर काफी कंफ्यूज होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मैंने ऑलरेडी उसके पीछे किसी को और को भी भेज दिया है ताकि वो पता लगा सके वो कितना ज्यादा पावरफुल है। वाकई में इतना कह रहे हो तुम उतना ही पावरफुल है या नहीं है। कहा जाता है कि जो सेक्ट था उस वक्त काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में था और उसकी मदद के लिए वहां पर भागने में उसकी मदद भी की गई थी। अगर ये वाकई में ये बात सच है जो तुम कहने में लगी हुई है कि वो तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई हुई है, तो वो डेफिनेटली इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होने वाली है। आफ्टर ऑल है उसने अभी तक अपने गोल को कंप्लीट नहीं किया है, तो वो लौटकर वापस जरूर आएगी यहाँ पर। अगर वो वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रांग है तो कोई भी यहाँ पर इस पूरी पूरी सेक्ट में उसे कोई भी डरा नहीं सकता। ये बात सुनकर बड़ू कंफ्यूज होता है और समझ नहीं पाता और उससे क्या लगता है कि तो क्या हुआ।
तो एल्डरसन उसे बताती है और उससे कहने लगती है कि अगर ये वाकई में उस एस्केप प्लान से एग्री हो गई और जिस बंदे को मैंने पीछा करने के लिए भेजा था उसके पीछे अगर वो उससे बचने में किसी तरीके से कामयाब हो गई, तो हम समझ जाएंगे ये वाकई में पावरफुल है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। और हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि आखिरकार क्या सिचुएशन हो रखी है वहाँ पे। ये बात सुनकर बड़ू उससे कहने लगता है कि ऐसा हो पॉसिबल हो सकता है कि ये प्रिटेंड करने में लगी हुई है यहाँ से भागने की सीक्रेटली, ताकि वो हमें बाहर बुला सके और सीक्रेटली जाकर हमारा पीछा कर सके और मेरे बारे में पता लगा सके। ये बात सुनकर एल्डरसन उससे कहने लगती है कि यही चीज तो मैंने भी सोची थी, लेकिन जब मैंने उस गोल्डन कोर एक्सपर्ट को वहां पर भेजा था उसे सर्च करने के लिए और उस मूवमेंट पर वो गोल्डन कोर एक्सपर्ट उसे सर्च नहीं कर पाता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर और भी ज्यादा सावधान रहकर काम करने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले सरप्राइजिंग वाली बात यह है कि जिसको मैंने भेजा था गोल्डन कोर वाले रियलमी पर, उसने मुझे अभी भी कांटेक्ट किया है और उसने मुझसे कहा है मैसेज भेज करके हमने उसके अपने जो टारगेट है उसके ट्रेसेस को ढूंढ लिया है और हम उसे जल्दी ढूंढ कर वापस आप पकड़कर आपके पास लेकर आ जाएंगे। और कह रही थी कि वो किसी तरीके से हेवली यूनिट सेट के जो एरिया है, इलाका है, उस इलाके को छोड़कर दूसरे के इलाके में जा चुकी है। तो आखिरकार हम पकड़ने जाएं तो पकड़े कैसे? ये बात सुनकर बड़ू काफी कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है तुम वाकई में सच कह रही हो कि वो किस तरीके से यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब रही और जब सच में भाग चुके हैं यहाँ से। ये बात सुनकर एल्डरसन उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही सुना है मेरी बात। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी होगी। जो ओयंग गुआंग है उसकी जो डेथ है, उसकी जो मौत है, उस लड़की से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होने वाला। तो बड़ू उसे बताता है और उससे कहने लगता है कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। चलो मैं देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारा जो सबॉर्डिनेट है वो हमें उसको एलिमिनेट करने की न्यूज लेकर आता है या फिर नहीं आता है। ये बात सुनकर वो भी इस बात से एग्री हो जाती है और एल्डरसन को एक मैसेज मिलता है और उसको देखकर वो उसे खुश होती है और कहने लगती है कि तुमने अभी अभी इसे मेंशन किया और लो भाई मुझे मैसेज तुरंत मिल चुका है। तभी वहां पर वो चिल्लाते हुए बताते रहते हैं कि हॉल मास्टर सन जो जो मिशन है वो फेल्ड हो चुका है। जो जिंगलिंग थी वो एक टॉप एक्सपर्ट निकली जो कि अपनी स्ट्रेंथ को छुपाकर रखी हुई है। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ है, तुम कहाँ पर हो इस मूवमेंट पर। तो बड़ा उससे कहने लगता है कि जो साउंड ट्रांसमिशन सिग्नल है उसे इंटरप्ट कर दिया जा चुका है और कहता है कि खैर मुझे इसके बारे में पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो एल्डरसन उसकी ये बात सुनकर उससे कहने लगती है कि अगर ये मुझे साउंड ट्रांसमिशन भेजने में कामयाब रही है इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जो हमारी प्रायोरिटी है सबसे पहले तो उसे ढूंढना है और सारी की सारी स्टोरी के बारे में पता लगाने का कि वहां पर क्या कांड हुआ है। दूसरी तरफ उस इंस्ट्रक्टर और हमारा एमसी को दिखाया जाता है तो वो काफी कंफ्यूज होती है। इंस्ट्रक्टर उससे पूछते कि आपने इसे डिस्ट्रॉय किया, तो हमारा एमसी बताता है उससे कहने लगता है कि जितने ज्यादा लोग मतलब जितना ज्यादा बात तुम उससे करोगी उतनी ज्यादा गलतियां तुम बनाओगी। एनीवे जो हमारा गोल था वो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है इंस्ट्रक्टर और उससे पूछने लगती है किस तरह के गोल के बारे में बात कर रहे हो। तो हमारा एमसी वहां से जाते हुए उससे कहने लगता है कि जो चीज तुम्हें नहीं पता होना चाहिए उसके बारे में तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। ये बात सुनकर वो घबरा जाती है और उससे कहने लगता है कि ठीक है बॉस, क्योंकि इसने कंट्रोल जो कर लिया है अपना स्लेव बना लिया है इसे। तो सिस्टम एमसी से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने सडनली एक टॉप एक्सपर्ट क्यों बन गए भाई। तो हमारा एमसी उसे बताता है उससे कहने लगता है कि मैंने अभी अभी इसे देखा था क्योंकि वो एक नेसेंट सोल एक्सपर्ट है जो मुझसे निपटने में लगी हुई थी और मैं इस वक्त फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का एक कल्टिवेटर हूँ जो कि इधर उधर फिरने में लगा हुआ हूँ। मुझे इस पर कुछ टेस्ट करने थे और मैंने इस बात में उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं इस वक्त बिल्कुल सही निकलूंगा। और मेरे टेस्ट रिजल्ट के अनुसार अगर कोई गोल्डन कोड परफेक्शन एक्सपर्ट है वो कहता है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट काफी द पीयरलेस एक्सपर्ट उसके मुकाबले में। तो आखिरकार तुम किस तरीके से रेस्पॉन्स करोगे। इस बात से हमारा सिस्टम भी एग्री हो जाता है कि उसे बेवकूफ बनाने वाला है और काफी पावरफुल बनकर एक्टिंग करेगा ये बंदा। और जब उनके बीच की इस कन्वर्सेशन चली रही होती है तो वो काफी शॉक हो जाता है ये बात जानने के बाद। दूसरी तरफ हॉल के अंदर मीटिंग चलने में लगी हुई होती है, काफी खुश होते हुए काफी चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि फाइनली मैंने इस दिन का इंतजार करने में लगे हुए थे हम लोग और हमारा जो प्लान था जो कि हम कई सालों से करते हुए आ रहे थे वो सक्सेसफुल होने वाला है। हमारी जो मेहनत थी वो अब बर्बाद नहीं जाने वाली है। तभी ये लड़की कहने लगती है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये ह्यूआन सेट की ग्रैंड एल्डर है जिसका नाम सू कुंग यू है जो कि नेसेंट सोल लेट स्टेज की कल्टिवेटर है। और वो कहने लगते हैं कि हम उनको इस तरीके से नहीं पीछे खींच सकते। खैर इसके बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरे एल्डर से कहने लगता है और कहने लगता है कि जो 6 एल्डर्स हैं वो ऑलरेडी हमारी साइड में आ चुके हैं। तो हमने बिल्कुल सही कहा, जो स्टेबलाइजर्स थे वो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी हैं। अब फाइनली हम लोग बिना किसी परेशानी के एक्ट कर सकते हैं और अपना एक्ट दिखा सकते हैं और पावर दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ एल्डर्स हैं जो कि पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं और कह रहे होते हैं कि बाय द वे एक बात बताओ कि आखिरकार जो शेडो गार्ड्स ने जितने भी सारे के सारे वो सेट को छोड़कर क्यों जा चुके हैं। क्या जो ग्रैंड एल्डर है उन्होंने कोई अरेंजमेंट कर रखी हुई है। तो वो बताता है कि मैं जो हॉल मास्टर सुन है उन्हें एक इंस्ट्रक्टर को ढूंढने के लिए भेजा गया था सेट के नेम पर जिसका नाम फेंग यूए है। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होते हैं और उससे पूछने लगता है कि तुम शेडो गार्ड का इस्तेमाल क्यों करने में लगे हो बस इस छोटे से मैटर के लिए। तभी अचानक से वो उसे रोकते हैं और उसे एक मैसेज आता है और कहने लगता है कि जो शेडो गार्ड्स हैं उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा है कि उस पर्सन को हमने ढूंढ लिया है। ये काफी ज्यादा क्यूरियस थे मैं भी इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार वे किस तरीके से दिखते हैं और क्या करना चाहते हैं एक साथ मिलकर। और तभी यहाँ पर उस इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। ये वही सीनियर है जिसकी हमारे एमसी ने बैंड बजाई थी और उसको देखकर कहने लगते हैं कि इसको इतनी बुरी तरीके से चोट किसने पहुंचाई। सभी लोग इस बात को जानकर पूरी तरह से कंफ्यूज होते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था इसके बीच में कि इसके साथ ऐसा हो चुका है। तभी वो बताती है कि आखिरकार इसके पास जो स्टोन मौजूद
मौजूद है उसने ऐसा क्या रिकॉर्ड कर लिया है, ये इतनी ज़्यादा इंजर्ड जो है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग स्टोन है वो इतनी ज़्यादा सुरक्षित है। लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जिससे ये प्रोटेक्ट करना चाहती होगी। तभी वो शैडो गार्ड उस स्टोन को तुरंत एक्टिवेट करता है और उससे क्या लगता है कि तुम खुद ही जाकर देख लो। और जैसे ही एल्डर स्टोन उसे देखती है तो वो इतनी से कंफ्यूज और शॉक हो जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि हमारा एमसी कल्टिवेट करने में लगा हुआ है, जिसको देखकर वो बंदा कंफ्यूज होता है दूसरे एल्डर को। क्या लगता है कि ये वही मेड नहीं है क्या जिसे सरनेम लू रिसेंटली में रिक्रूट किया गया था। और अचानक से जैसी बिजली कड़कती है तो सभी के सभी लोग उसको देखकर पूरे से शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्या तुम सभी लोगों ने अभी भी फील किया कि जो और अभी अभी इस रिकॉर्डिंग स्टोन से हमें महसूस होने में लगा तो वो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है, ये हेवनली डाउ प्रेशर है। जिसको देखकर दूसरी एल्डर भी शॉक होती है और उससे क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस वक्त ये ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करने वाली है और सिर्फ नेसेंट सोल एक्सपर्ट ही ऐसा कर सकते हैं। हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन से ब्रेक थ्रू करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ फाउंडेशन स्टेबलाइजेशन कल्टीवेटर थी ना। लेकिन तभी अचानक से वहां पर धमाका होता है, यानी कि उस रिकॉर्डिंग में धमाका होता है, वो रोशनी बहुत ज्यादा जोर से चमकती है और इतना होते ही वो रिकॉर्डिंग स्टोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसको देखकर एल्डर काफी कंफ्यूज और शॉक होती है और उससे कहने लगती है कि यहाँ तक कि जो टिनी अमाउंट छोटा सा अमाउंट है ना हेवनली डाउ प्रेशर का, वो ये रिकॉर्डिंग स्टोन से झेल नहीं सकता और वो रिकॉर्डिंग स्टोन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। जब ये बात एल्डर को पता चलती है तो वो समझ जाती है और उससे कहने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्ट्रक्टर फैंग है उसे लाइटनिंग से अफेक्ट हो चुका था और इसलिए ऐसे दिखने में लगी हुई है ये। तो दूसरी एल्डर से पूछती है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेड है, जो सीनियर है, जो कि ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस करने में लगी हुई थी, वह कहाँ पर है, तुम उसके मेरे बारे में मुझे बता सकते हो। तो शैडो गार्ड उससे बताते, उससे कहने लगते कि मैं इस बात को लेकर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जब इंस्ट्रक्टर फैंग को मैंने देखा था तो यहाँ पर उनके आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। तो वो एल्डर को काफी गुस्सा आती है और वो चिल्लाते उससे एल्डर सुन से कहने लगती है कि सुन सीटिंग, आखिरकार एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, तुम्हें सब कुछ ना कुछ तो उसके बारे में जरूर पता है, तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही हो। आखिरकार तुम एक शैडो गार्ड को इंस्ट्रक्टर को ढूंढने के लिए ऑर्डर तुमने क्यों दिया था। ये बात सुनकर एल्डर सुन काफी शॉक हो जाती है और मनी मन में कहने लगती है कि मैं सिर्फ से एक्सपोज नहीं कर सकते जीवन के बारे में, वरना मुझे भी उसके उस स्कैम में इम्प्लीकेट कर दिया जाएगा। तो वो उन्हें बताते और उससे कहने लगते कि ये तो बस एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है जिसने मेरे सारे प्लान को तबाह कर दिया था इस मेरे ल्यू मियाओ के खिलाफ में, और मुझे लगा था कि मुझे इससे छुटकारा पा लेना चाहिए, इसलिए मैंने इंस्ट्रक्टर फैंग को भेजा था पता लगाने के लिए कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर फैंग है उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट खो दिए। तो दूसरा एल्डर उसे बताता है, उससे कहने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नेसेंट सोल एक्सपर्ट ही है जो कि हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन से गुजरते हैं ताकि वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस कंगलन कंट्री में सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के अलावा जो कि ड्रैगन वीन के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ ग्रांड एल्डर है क्वीन सेक्ट के जो कि नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रही है कि दूसरी कंट्री का नेसेंट सोल एक्सपर्ट हमारे इस कंट्री में ब्रेक थ्रू करने के लिए क्यों आएगा स्पेशली। ये बात सुनकर उनकी लीडर उनसे बताते हैं, उससे कहने लगते कि उन 5 ग्रेट टेम्पल्स के बारे में क्या। ये बात जानने के बाद चारों के चारों जितने भी एल्डर्स होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। उससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी रीजन नहीं बनता उन लोगों के लिए। अब मुझे समझ में आया कि जो 5 ग्रेट टेम्पल्स है तो क्या वो यहाँ पर सच में ट्रिब्यूलेशन क्रॉस कर सकते हैं इस मूवमेंट पर। तो वो उसे बताते हैं, उससे कहने लगते कि मुझे अभी अभी न्यूज मिली है कि जो 5 ग्रेट टेम्पल्स है वो शायद अपने डिवाइन चिल्ड्रंस को लोअर रियल में भेज सकते हैं ट्रेन करने के लिए। ये बात जानकर वो काफी शॉक होती है एल्डर्स और उससे कहने लगते कि वाकई में डिवाइन चिल्ड्रन क्या ऐसा पॉसिबल है। तो एल्डर्स उससे बोलते हैं, उससे कहने लगते खैर खैर जो भी हो इस मैटर के बारे में, या फिर ये कोई डिवाइन चार्ट है या नहीं है, हम लोग वाकई में बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इसे गुस्सा दिलाने के लिए। भले ही मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये अपने कल्टीवेशन में क्यों छुपाने में लगी है और हमारे सेक्टर में क्यों है इस वक्त, लेकिन अब जबकि ये यहाँ पर वापस से आ चुकी है तो हमें इसे केयरफुली ट्रीट करना चाहिए और एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहिए उसके लिए ऊपर। इसको देखकर दूसरी हॉल मास्टर यानी कि एल्डर उससे कहती है और बताती है, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो डिवाइन चाइल्ड है वो हॉल मास्टर ल्यू की साइड में मौजूद है। ये बात सुनकर एल्डर्स उनको काफी गुस्सा आते हैं, उससे कहने लगते कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो कि आखिरकार जो टॉप एक्सपर्ट है उस जैसे वो वाकई में किसी और की मेड बनने के लिए क्यों तैयार होगी। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने में लगी हुई है। जरूर ये जैसे अपने ब्रेक थ्रू कर लेगी और मेंटल स्टेट को क्लियर कर देगी थंडर ट्रिब्यूलेशन का इस्तेमाल कर वो निकल लेगी पहली फुर्सत में। और एक बार इसकी ट्रिब्यूलेशन सक्सेसफुल हो जाए तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, शर्त लगा सकती हूँ कि सबसे पहले वो किसी को मारेगी तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं उस एल्डर ल्यू को मारेगी। ये बात सुनने के बाद वो एल्डर भी काफी कंफ्यूज जाती है और उससे पूछती है कि अगर वाकई में ये अपने आप को फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट कल्टीवेटर के तौर पर डिस्कस कर यहाँ पर घूमने में लगी है ताकि वो अपने मेंटल स्टेट को स्टेबलाइज कर सके, तो आखिरकार हम उसे किस तरीके से ट्रीट करें। तो एल्डर सू उससे कहने लगती है कि यहाँ पर उसने हमारे सेट को किसी न किसी चीज के लिए ट्रेन करने के लिए तो चूज किया ही होगा ताकि वो अपने इस मेंटल स्टेट को क्लियर कर सकते हैं और ये हमारे लिए
लिए एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर ये वाक़ई में हमारे सेट में लौट कर आती है, तो सभी लोग ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि हम लोग उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और उसको ऐसे तरीके से ट्रीट करो जैसे कि वो वाक़ई में फाउंडेशन, एस्टेब्लिशमेंट, डिसिपल्स है। लेकिन इस तरीके से भी ट्रीट करना कि वो उस पर एक अच्छा इंप्रेशन छूटे हमारे सेट के लिए। ये बात सुनकर सभी के सभी इस बात से एग्री होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हम ग्रांड एल्डर के ऑर्डर को पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार हैं। जैसा आप ऑर्डर दे बॉस। दूसरे को ऑर्डर देती है कि अगर इंस्ट्रक्टर फैंग को होश आता है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, और वो उस बात से एग्री हो जाती है। तभी इंस्ट्रक्टर फैंग के दिमाग से एक अजीब तरीके की लिंक बाहर निकलती है, और वो लिंक डायरेक्टली हमारे एमसी के मत्थे से जाकर उसके दिमाग से जाकर कनेक्टेड होती है। जिस बात को जानकर वो काफी खुश होता है और कहने लगता है कि डिवाइन चिल्ड्रन, वाओ, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव है। और सिस्टम भी इस बात को लेकर काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि होश, तुमने वाकई में लोगों को बेवकूफ बना दिया है। लेकिन उन्हें बेवकूफ बनाने की जो प्राइस थी वो वाकई में बहुत ज्यादा थी। हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा हुआ था, मुझे कोई ना कोई तो तरीका ढूंढना ही होगा ना, ताकि जो थंडर रेवोल्यूशन है वो मुझे एक बार तो स्ट्रक करे, कम से कम उन्हें सबके सब ओल्ड मॉन्स्टर को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि जो फ्यूज डीमन कोर है, जो कि एब्जॉर्ब कर लिया जा चुका था इस त्रिकोण के द्वारा, उसे मैं वापस से बाहर निकाल सकता हूँ सिस्टम का इस्तेमाल कर, एट्रीब्यूट पैनल का इस्तेमाल कर। ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ताकि मैं इस बॉडी की जो लिमिट है उस अपर लिमिट को टेस्ट कर सकूं। जो ब्लैक 30 ये शार्प पेयर है, इस फिजिकल बॉडी के रिपेयर किस तरीके से कर सकता है। और तभी आधा घंटा वहां पर बीत जाता है और पता चलता है कि हमारे एमसी की बॉडी वापस से पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुकी है। इसको देखकर वो खुश होता है और कहने लगता है, इसको देखकर लगता है कि जो एफिशिएंसी है फिजिकल रिपेयर की, वो जितना मैंने सोचा था उतने उससे ज्यादा फास्ट है सोल रिपेयर के मुकाबले में, तो बहुत ज्यादा। और मुस्कुराता है और कहता है कि हेवल यूनियन सेक्ट, जो तुम्हारा डिवाइन चाइल्ड है, वो तुम्हारे पास आ रहा है। तभी प्रिंसेस भी वापस आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में हेवली यूनियन सेक्ट पर जा रहे हो। जिसको देखकर हमारा एमसी कंफ्यूज शॉक हो जाता है और तुरंत उसके पास आकर कहने लगता है कि लान युए, तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हो। तो प्रिंसेस से कहने लगती है कि फेलर डाओस्ट जिंगलिंग, आपने ही मुझे सिखाया था कि दूसरों की बातों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करना। उस वक्त मैं इस जगह को छोड़कर वहां से जा चुकी थी, लेकिन सडनली मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि जिस डायरेक्शन में तुम जाने में लगे हुए हो वो इंपीरियल सिटी की डायरेक्शन से पूरी तरीके से अपोजिट में है। जिसको देखकर एमसी कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि इंपीरियल सिटी। तो प्रिंसेस घबराती है और कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, तो उससे कहने लगती है कि इससे कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई ना कोई तो बात जरूर छुपा रही होगी। तभी हमारे एमसी के दिमाग की बत्ती जल जाती है और उससे कहने लगता है कि ओह, अब समझ में आया कि प्रिंसेस के हिसाब से ये जगह है वो प्रिंसेस की इंपीरियल सिटी से काफी ज्यादा दूर है। यहाँ तक कि वो अगर किसी चाइल्ड के तौर पर बचकर निकलने में कामयाबी रहती है तो वो इससे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, और उसे इस इंपीरियल सिटी के बारे में सब कुछ पता है। तो यहाँ तक अगर मैं उस इंपीरियल सिटी की तरफ नहीं जाता हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि इसे डाउट तो होगा ही होगा कि आखिरकार मैं उस तरफ क्यों नहीं गया, और मुझे इंपीरियल सिटी की तरफ ही जाना चाहिए था इसके, अगर मुझे बेवकूफ बनाना है। तो मुझे लगा था कि लड़की एक नंबर की बेवकूफ होगी, लेकिन ये लड़की तो वाकई बहुत ज्यादा स्मार्ट निकली। ये सब सुनने के बाद ऐसा मन में सोचते हुए कह रहा है एमसी। तो प्रिंसेस कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि तुम इस तरीके से मुझे क्यों घूरने में लगे हो भाई। तो प्रिंसेस उदास होती है और उससे कहने लगती है कि फेले डावर्स जिंगलिंग, मुझे पता है कि पास कोई ना कोई तो रीजन होगा जिससे कि आप हेवली यूनिट सेट में वापस जाना चाहते हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं अभी भी काफी ज्यादा सिली और काफी ज्यादा डम हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैंने हीरो के लिए आपसे ये कहा कि मैं भी आपके साथ वापस जाना चाहती हूँ, तो प्रोबेबली शायद ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े और मैं आपके लिए परेशानी भी खड़ी करूँ। तो इसके बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, भले ही तुम्हें कोई भी परेशानी का सामना अकेला करना पड़ना पड़े, मैं आपको कुछ तो देना चाहती हूँ। और ये चीज इतनी फायदेमंद है कि अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत आती है तो इसे तुम इसकी रिस्ट्रिक्शन को तोड़ देना, जिससे कि वहां पर कोई ना कोई तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आ जाएगा और तुम्हारे काफी काम आने वाली है ये चीज फ्यूचर में। प्रिंसेस और भी बताती है इस रिंग के बारे में और कहने लगती है कि इस रिंग की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। एक बार इसे तोड़ लिया जाएगा तो इसके अंदर की जो भी चीज है वो स्लोली अपना इफेक्ट दिखाना चालू कर देगी, और स्लोली करके इफेक्ट के दिखाने के साथ साथ वो खत्म भी हो जाएगा इसका इफेक्ट। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस चीज को तब तक मत खोलना जब तक तुम्हारी जो सिचुएशन है वो लाइफ एंड डेथ की ना आ जाए। लेकिन हमारा एमसी की तरीके से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस मानती नहीं है और उससे कहने लगती है कि मुझे पता है कि मैं फेलर डायस जिगलिंग का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कोशिश करूंगी इसे रोकने के लिए। ये बात सुनकर हमारा एमसी तुरंत एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चल सकती हो। और ये बात जानने के बाद प्रिंसेस काफी शॉक हो जाती है और कंफ्यूज होती है, क्योंकि प्रिंसेस को लगा था कि हमारा एमसी बड़ा भाव खाएगा और इसे अपने साथ नहीं ले जाएगा, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली साथ में ले जाता है। जिसको देखकर वो कंफ्यूज होती है और उससे बोलने लगती है कि फेलर डाउट जिंगलिंग, आखिरकार आप क्या सोचने में लगे हुए हो कि तुमने इतनी आसानी से मुझे अपने साथ ले जाने के लिए एग्री होगा, आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था पहले। तभी वो बताती है और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि उस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा डिफरेंट थी और इस वक्त सिचुएशन अलग है। ये देखकर प्रिंसेस पूरी तरह से लाल हो जाती है और समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो हमारा एमसी से डाउन ले जाता है और उससे कहने लगता है कि हम लोग हेवली यूनिट सेट के इमोर्टल सिटी में पहुंच चुके हैं, चलो हम लोग नीचे जाते हैं और कुछ पॉइंट्स कमा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं तो। और वो यहाँ पर सोचती मन में सोचते सोचते कहने लगते हैं कितने ज्यादा एब्सोल्यूट सेफ्टी का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। जो फेलेट डाउस्ट का जो हार्ट डीमन है, तुम्हारी जो सिस्टर है, वो वाकई में चीजों को बहुत ज्यादा एक्सग्रेट करने के बारे में सोचती है, मानना तो पड़ेगा। और जिस मूवमेंट पर हम दोनों एक दूसरे के साथ अलग हुए थे, उस मूवमेंट पर मेरे को बहुत ज्यादा अंदर से खाली खाली सा महसूस हो रहा था। मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, लेकिन मुझे वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और शांति महसूस हो रही है अंदर से। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा एमसी सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, जहां पर वो बंदी के पास, एक छोटे से बच्चे के पास जाता है। तो बच्चे उससे पूछने लगती है कि आखिरकार हमें
इस सिटी के अंदर एंटर करने के लिए स्पिरिट स्टोन पे करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वो बंदा उससे कहने लगता है सिक्योरिटी गार्ड, हे मैं बस लिटिल सिस्टर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। तो हमारा एमसी सटक जाती है और खैर उस पता नहीं कैसे गुस्सा है क्या है, लेकिन वो तुरंत जाकर सिक्योरिटी गार्ड के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे कुछ वैल्यूज मिल जाती हैं, कुछ फॉर्च्यून वैल्यूज। और प्रिंसेस पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और सोचती है कि चल के आ रहा है ये सब। और ऐसा होने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा शोर मचने लगता है और आसपास के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स है वो भी आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए वहां पे। और उनका लीडर उनके पास आकर उससे पूछने लगता है किसकी इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो हेवनली यूनियन सेक्ट में इमोर्टल सिटी के अंदर इतनी तबाही मचा रहा है और शोर मचा रहा है। और प्रिंसेस अभी पूरी तरीके से कंफ्यूज है क्या चल रहा है और मनी मन में कहने लगते हैं कि आखिरकार जो इंपॉर्टेंट था वो हमारे लिए सबसे ज्यादा लो की रहना नहीं था इस सिचुएशन में। तो आखिर जो फेलेडाउस जिंगलिंग है, ऐसी क्या दुश्मनी है इन लोगों के साथ कि वो अपने आप को कंट्रोल भी ना कर पा रही है खुद से। तभी हमारा एमसी उसे बताता है और कहने लगता है कि तुम्हारे चेहरे पर एक मस्किटो यानी कि एक मच्छर था और मैंने बस स्लैप कर यानी कि थप्पड़ मारकर उस मच्छर को दूर भगा दिया, बस और कुछ नहीं। और प्रिंसेस को जानकर और भी शौक हो जाती है, उसे और वैल्यू मिल जाती है इसके बदले में। तभी सिक्योरिटी गार्ड हमारे एमसी को तुरंत पहचान लेता है और उससे क्या लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, तुम तो वही हो ना जो कुछ दिन पहले अंदर गई थी। तो हमारा एमसी एक्टिंग करता है और उससे कहने लगता है कि तुम अकेले अकेले पार्टी पे गए और मुझे इन्वाइट भी नहीं किया उस वक्त मेरे पैसे ही लेकर। ये बात सुनकर गार्ड गुस्सा आती है और उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे एग्जैक्टली 500 स्पिरिट स्टोन ही दिए थे, तो मैं घंटा तुम्हें इन्वाइट करता, तुमने मुझे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं दिया। तभी वहां पर उन सिक्योरिटी गार्ड्स का लीडर आ जाता है और उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, रास्ता दो हमें भी आने दो अंदर। तभी हमारा एमसी उसे देखकर पहचान लेता है और उससे कहने लगता है कि स्टूवर्ड वांग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और स्टूवर्ड वांग हमारे एमसी को बचाने के लिए आगे आता है और उससे कहने लगता है कि तुम बेवकूफ हो क्या सिली चुन, तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो, तुम्हें तो घर पर रुकना चाहिए था ना। और उसे बनाने की कोशिश करता है कमांडर सॉन्ग। ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा दिमाग से हिली हुई है और मेरे ओल्ड फ्रेंड की डॉटर है, आई मीन मेरी ओल्ड फ्रेंड है और डॉटर का नहीं है। और जैसा कि आप समझ सकते हो कि इसका जो दिमाग है वो थोड़ा सा हिला हुआ है और काफी ज्यादा शॉक्ड है। और अनयूजली देखा जाए तो हम लोग इसे घर में बंद करके रखते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये कैसे बाहर आने में कामयाब रह गई, लेकिन प्लीज आप इसे जाने दीजिए। और शू करके उसे भगाने लगता है दूर तरफ ताकि बचाया जा सके, लेकिन ये बंदा मानता नहीं है और तुरंत वहां पर अपने एक फॉर्मेशन बना लेता है और सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड हमारे एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जब वो फॉर्मेशन वहां पर बन जाती है तो उस फॉर्मेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जिसे प्रिंसेस और बाकी के लोग झेल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे एमसी को वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिस्टम उसे बताता है और उससे कहने लगता है कि जो ब्लड 30 जिन शार्प पीरियड आपके बॉडी के अंदर है ना होस्ट, वो किसी भी तरह की सेपरेशन को रोकने में कामयाब रहती है। ये बात सुनकर हमारा एमसी एग्री होता है इस बात से और कहने लगता है कि वो ऐसी बात है का। दूसरा अब जनरल मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहने लगता है कि मैंने इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ पर तुम अपने आप मेरे सामने आकर खड़े हो जाओगी। तो तुम वो थी जिसने मेरे गार्ड्स को यहाँ पर रिश्वत देने की कोशिश की थी, लेकिन जो स्टूवर्ड है वो बचाने की कोशिश करता है उसे। और उससे क्या लगता है तुम वाकई में एक इनर सेक्ट के स्टूवर्ड पर अटैक करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो गार्ड अभी रुकता नहीं है और उससे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के कई सारे बहाने ढूंढ सकता हूँ और कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहने वाला। ये बात सुनने के बाद वो उसके पसीने पसीने हो जाते हैं और उससे कहने लगता है मन में सोचते सोचते मैं तो बस मदद करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने आप को भी यहाँ पर ड्रैग कर दिया है, लगता है कि मैं इन्हें ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। तुम और तुम्हारी जो सिस्टर लान यू है जल्दी से यहाँ पर अपनी पैर पकड़कर दुम पकड़कर भाग लो पहली फुर्सत में। तभी हमारा एमसी एक्टिंग करने लगता है बेवकूफ जैसे और कहने लगता है कि जो स्ली चुन है वो यहाँ से नहीं भागने वाले, जो स्ली चुन है वो फाइट करना चाहती है इन बुरे बुरे अंकल से। ये बात सुनकर जो स्टूवर्ड और ज्यादा शॉक होता है और गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास करने में लगी हुई है, जल्दी से जाओ यहाँ से। और तभी वहां पर उस इंस्ट्रक्टर पर एक मैसेज भेजता है और कहने लगता है हमारा एमसी कि जल्दी से खड़े हो जाओ, तुम्हारे काम करने का समय आ चुका है। और उस इंस्ट्रक्टर की आंखें खुल जाती हैं और जैसे वो इंस्ट्रक्टर खड़ी होती है वो चिल्लाते चिल्लाते वहां पर कहने लगती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी खबर आ चुकी है, क्विकली जल्दी से मास्टर सन को यहाँ पर बुला कर लेकर आओ। और जितने भी सारे के सारे एल्डर्स होते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं उसकी बात सुनने के लिए। तो ग्रैंड एल्डर से पूछते कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, एक्सप्लेन करो मुझे क्लियरली क्या चला था। तभी उसे वो इंस्ट्रक्टर उसे बताते उससे कहने लगते कि जो जिंगलिंग है वो कोई ऑर्डिनरी डिसिपल नहीं है। ये बात सुनकर एल्डरसन उससे पूछने लगते कि आखिरकार हमने तुम्हारी जो रिकॉर्डिंग स्टोरी है वो ऑलरेडी देख लिया है उस रिवोल्यूशन एक्सपर्ट के बारे में, कि ये वाकई में अंत में आकर सक्सेस होने में कामयाब रही थी। तो वो इंस्ट्रक्टर उसे बताती है और उससे कहने लगते कि वो कोई फॉर्मल थंडर रिवोल्यूशन नहीं था, बल्कि मैं कुछ अजीब तरह की मेथड का इस्तेमाल करने में लगी हुई थी ताकि वो उसके अराइवल को सप्रेस कर सके, लेकिन अब वो और ज्यादा सप्रेस नहीं कर सकती ज्यादा देर के लिए, जिसके कारण ऑक्सीजनली वहां पर गलती से एक बोल्ट ने आकर उस पर स्ट्राइक कर दिया था उस मूवमेंट पर। ये बात सुनकर दूसरी एल्डर से पूछने लगती कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, आखिरकार उसकी जो कल्टीवेशन है उसके हिसाब से तो उसे डिटेक्ट कर लेना चाहिए था, सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया तुमने फिर भी कैसे। तो वो सब कुछ बताती है। इंस्ट्रक्टर उससे कहने लगते कि उस वक्त मैंने उसे ढूंढने में कामयाब रहा था, क्योंकि जिस मोमेंट में मैंने उसे ढूंढा था उस वक्त वो ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स का सामना करने में लगी हुई थी और काफी डिस्टेंस पे भी थी मैं उस वक्त, लेकिन जितना ज्यादा मैं उसके ज्यादा करीब जाते गई तभी ऑलरेडी थंडर टेलीविजन के द्वारा उसे लॉक्ड कर दिया जा चुका था, जिसके कारण उसने मुझे नोटिस नहीं कर पाया। लेकिन जब थंडर आसमान से गिरी उस वक्त उसको लगा कि मैं उस थंडर के कारण मारी जा चुकी हूँ और इसलिए उसने मुझे छोड़कर वहां से चली गई, उसे लगा कि मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ। तभी मैंने अचानक से उसे किसी के साथ कम्युनिकेट करते सुना, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी। वो कहने में लगी हुई थी कि मास्टर जो ट्रिब्यूलेशन अवॉइडिंग पिल्स है वो ग्रेजुअली अपने इफेक्ट को खोने में लगी हुई है और मुझे
वापस से एक और बोल्ट के द्वारा हिट किया गया है। ये सुनकर उसके मास्टर उसे जवाब देता है कि तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा और ब्लड सेक्रीफाइस को कंप्लीट करना होगा। एक बात का ख्याल रखना कि जो ईएन एसेंस ब्लड है वो फीमेल कल्टिवेटर्स का, वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उसी का इस्तेमाल करना होगा। ये बात सुनकर वो हमारा एमसी कहता है कि हमारा जो डिसिपल्स है आपको इसके बारे में पता हुआ है मुझे, इसलिए तो मैंने यहाँ पर ही वन सेट को चुना है अपने इस टारगेट के लिए। और मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर लिया है अदर कंट्रीज फीमेल डोमिनेटेड सेट के बारे में कि अगर मैं यहाँ पर ब्लड सेक्रीफाइस इस्तेमाल करती हूँ सभी के ऊपर तो उससे मेरी जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा एडवांस हो जाएगी और मुझे किसी भी तरीके से थंडर रेवोल्यूशन को सर्वाइव करने में मेरी मदद करेगी मेरी टेक्निक। तो उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि एक बात का ख्याल रखना कि भले ही तुम्हारी जो टेक्निक है वो तुम इस तरीके से काफी पावरफुल है और वो एम्फसाइज करती है स्लेक्टर को, तो ये एक्सट्रीमली पर्टिकुलर है कर्मा के बारे में, यानी कि जैसा करोगे तो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। और इसलिए एक बात का ख्याल रखना कि तुम बिना कुछ सोच समझे किसी को भी नहीं मार सकती, वरना तुम्हें बैकलैश का सामना करना पड़ेगा अपनी इस टेक्निक का। तो ये बात सुनकर हमारा एमसी क्या लगता है कि तुम्हारा डिसिबल समझता है इसके बारे में। मैं करंटली इस वक्त एक नॉर्मल लो लेवल कल्टीवेटर के बारे में डिस्कस कर घूमने में लगी हुई हूँ और एरोगेंट बनकर एक्ट करने में लगी हूँ और दूसरों को गुस्सा दिलाने में जानबूझकर। अगर कोई बंदा मेरे को पहले गुस्सा दिलाता है और मुझ पर अटैक करता है तो फिर सीधी सी बात है कि इंसाफ वाली बात है कि बदले में उस पर अटैक कर सकते हो। और सारी स्टोरी बताने के बाद बताते हैं कि उसके बाद मैंने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। ये बात सुनकर ग्रैंड एल्डर भी शॉक हो जाती है। एल्डर इस बात से परेशान और कहने लगते हैं कि ब्लड सेक्रीफाइस अब यही चीज रह गई थी क्या हमारे लिए? ये वाकई में ब्लड सेक्रीफाइस करना चाहती है हमारे पूरे के पूरे ही वन सेट को? अगर का ऐसी चीज कैसे हो सकती है? और जो हमारे सेट पर जो आने वाली है वो कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि में एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर है हमारे लिए। ये बात सुनकर सारे के सारे एल्डर काफी सरप्राइज हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। तो ग्रैंड एल्डर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और तुरंत ऑर्डर देती है कि सभी के सभी शेडो गार्ड्स एक साथ इकट्ठे हो जाओ, हमें जल्द से जल्द जी लिंक की मूवमेंट्स को ढूंढना होगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तभी शेडो गार्ड को एक रिपोर्ट मिलती है और उसके अनुसार वो उससे बताने लगती है कि जो ग्रैंड एल्डर शेडो गार्ड्स हैं इमॉर्टल सिटी में, उन्होंने हमें मैसेज भेजा है जिस पीपल के बारे में हमें कुछ बताया गया कि गेट्स पे ड्यूटी जो कर रहे थे गार्ड्स उन पर उनकी बहस हो चुकी है। ये बात सुनकर वो एल्डर कहने लगती है कि हमारे पास इस छोटे मोटे कामों को निपटने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो शेडो गार्ड उसे बताते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताई उसके अनुसार जिसकी जो जान पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ जीलिंग से मिलने में लगी हुई है जो कि रिकॉर्डिंग स्टोन में मौजूद थी। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और मुंह फटक फट रहा था सभी का। तभी इमॉर्टल गेट पर वहां पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए दिखाया जाता है जहां पर वहां का सिक्योरिटी गार्ड उससे कहने लगता है कि तुम कभी भी अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचना भी मत, कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाने वाला। आखिरकार मुझे क्रिपल्ड और इनकम्प्लीट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। और तभी एक जोरदार अटैक कर देता है लेकिन स्टूवर्ट उसे बचाने के लिए अपने वेपन का इस्तेमाल करता है उसे रोकने के लिए। स्टूवर्ट के मुंह से खून निकलता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ से मैं बचकर ही निकल सकता बल्कि मैं जीलिंग और जो लान यू है यहाँ पर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर वो इस फॉर्मेशन में इससे ज्यादा देर तक लगे रहे तो। और तो और इसके मुंह से खून निकलते निकलते ये भी सोचता है कि डैम इट, मेरी जो फॉर्मेशन थी मेरी स्पिरिचुअल पावर सर्कुलेशन को अफेक्ट करने में लगी हुई है, आखिर मैंने बचाऊं तो बचाऊं कैसे, अब मुझे करना क्या चाहिए। और पीछे मुड़ता और कहने लगता है कि तुम्हारी जो सिस्टर जिंगलिंग है वो कहाँ पर है, क्योंकि प्रिंसेस वहीं पर बैठी हुई होती है लेकिन एमसी वहां से गायब। और तभी पता चलता है कि हमारा एमसी तुरंत उस जनरल के पीछे आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए, जिसको देखकर स्टूवर्ट और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन जनरल मुस्कुराते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बंदी इतनी ज्यादा फास्ट है, इसको देखकर लगता है कि ये मेरी सॉल बाइंडिंग फॉर्मेशन से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई है। लेकिन इसके ऑरा को देखकर लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की कल्टिवेटर होगी, लेकिन बिना किसी परेशानी के बेयर हैंडेड बिना किसी ट्रेजर के साथ मुझ पर अटैक करने में लगी हुई है। कितनी एक नंबर की बेवकूफ है, लगता है कि या वाकई में मेरे हाथों से मरना चाहती है। और तभी दोनों के पंचेस जब आपस में टकराते तो हमारा एमसी उसे डायरेक्टली फाइट ना करते हुए सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है सिर्फ अपने हाथ को, जिसके कारण वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की रेंज काफी ज्यादा होती है तो आसपास के सिक्योरिटी गार्ड की बैंड बच जाती है और स्टीवर्ट प्रिंसेस को बचाने के लिए तुरंत उसके सामने एक शील्ड बना लेता और वो धमाके के कारण वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। तभी फिर हमारी एमसी उसके पास आकर पूछने लगती है कि मैंने अपनी पावर को ठीक से कंट्रोल नहीं किया था, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? लेकिन पता चलता है कि वो जनरल अभी भी सुरक्षित, बस उसके हाथ को चोट लग चुकी होती है। स्टीवर्ट देखता है काफी सरप्राइज होता है, क्या लगता है कि इस बंदे ने सॉन्ग पैंग को चोट पहुंचा दी। आखिरकार इस बंदे को फॉर्मेशन से पावर मिलने में लगी हुई थी, वो भी सिंगल पंच के साथ। वाओ, सरप्राइजिंग वाली बात है। दूसरी तरफ जनरल एमसी से कहने में लगा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये क्लियरली फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट की कल्टीवेटर है, तो आखिरकार इसके पास इतनी ज्यादा इमेंस पावर कहां से आ गई। दूसरी तरफ स्टूवर्ट की बैंड बड़ी पची बड़ी होती है, शौक के मारे अपना मुंह फाड़कर कहने लगता है कि डाओस जिंगलिंग तुम्हारा हाथ को क्या हो गया। तो एमसी कहने लगता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये बस एक मूव था जो कि मैं हमेशा से यूज करना चाहती थी। लेकिन सिस्टम एमसी से पूछने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा रूथलेस हो, यहाँ तक कि तुमने ये भी नहीं सोचा बिना कुछ सोच समझे अपने बॉडी पार्ट्स को ट्रेजर की तरह इस्तेमाल करने में लगी हो धमाका करने के लिए। तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं तो वाकई में जो लानी यूए का जो आइडिया था उससे काफी इंस्पायर्ड हुआ। जो मेरी बॉडी है वो इस वक्त काफी तक कमजोर है और इस वक्त हैमर रैंक डीमन स्वॉर्ड स्प्लिट रूट का इस्तेमाल करना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। तो मुझे एक तरीका आया कि अगर मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता हूँ तो मेरी जो पावर्स है उसकी ज्यादा पावर होगी, उसकी लेवल, उसका धमाका रेंज भी ज्यादा होगा। तो स्टूवर्ट उससे पूछने लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कमोशन और शोर मचा दिया, हमें यहाँ से
जल्दी से निकलना पड़ेगा पहली फुर्सत में। लेकिन पता चलता है कि वहां पर निकलने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी शैडो गार्ड वहां पर आ जाती है। इसको देखकर प्रिंसेस के पसीने छूट जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदी, इसके जो किलिंग इंटेंट है वो यहाँ तक आने में लगे हुए हैं, जिस फॉर्मेशन से भी ज्यादा है इसके किलिंग इंटेंट। तो स्टीवर्ट देख के और ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि शैडो गार्ड जीरो ये यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है। लेकिन जनरल इस सिचुएशन को देखकर काफी खुश होता है और मन ही मन में कहने लगता है कि फाइनली ये जो धमाका हुआ था उसके कारण लॉर्ड जीरो को इसके बारे में पता चल चुका है। अब वो देखते हो कि आखिरकार ये कैसे बचकर निकलते हैं तीनों के तीनों। तो शैडो गार्ड लॉर्ड जीरो से पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड अपनी झूठी कहानी बताते हैं, उससे कहने लगता है कि लॉर्ड शैडो गार्ड, यहाँ पर जो इनर साइड के स्टीवर्ड वांग चैन रूई है, उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर यहाँ इमोर्टल सिटी गार्ड्स को प्रोवोक कर दिया, गुस्सा दिला दिया। और इसी कारण मैं समझता था कि हम सभी के सभी फेलो डिसिपल्स हैं, इसलिए मैंने इनसे बात करने की कोशिश की। लेकिन कैसे पता था कि वो यहाँ पर हम पर इस तरीके से अटैक कर देंगे और सेवरली मुझे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देंगे। तो स्टूडेंट उससे कहने लगता है कि सॉन्ग में यहाँ पर तुम सच आई मीन झूठ को सच मत बदलो। यहाँ साफ साफ पता चलता है कि तुम इनसे झूठ बोलने में लगे हो। ये बात सुनकर जनरल उससे कहने लगता है कि मैं सच में, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर ऐसी बात है तुम मुझे बताओ कि इमोर्टल सिटी गेट को किसने डिस्ट्रॉय किया। मैं इस बात फैक्ट को जाने दे सकता हूँ कि मुझे चोट लग चुकी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भूल जाऊंगा इस बात को। लेकिन जो रिलेशनशिप है स्टूवर्ट वांग और हम सभी फेलो डिसिपल्स के बीच में, उसके बारे में क्या? हम इस मैटर को यहीं पर छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उस ब्रेड के बारे में क्या जिसने हमारे इस इमोर्टल गेट सिटी गेट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा? ये साफ साफ पता चलता है कि हमारे ह्यूमन सेक्ट को गुस्सा दिलाना चाहती है और हमारी सेक्ट के डिग्निटी को पूरी तरीके से कुचलना चाहती है। ये बात सुनकर स्टूवर्ट बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि सॉन्ग पेंग, तुम यहाँ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। अगर तुमने यहाँ पर सोल बाइंडिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया तो जानबूझकर हमारे लिए चीजें डिफिकल्ट करने के लिए, तो हम शायद कभी तुम पर अटैक भी नहीं करते, क्योंकि तुमने हम पर पहले अटैक किया था, क्योंकि जो गेट है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता इसके कारण। तो सॉन्ग पेंग कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तुम मुझे बताओ कि मेरी सबऑर्डिनेट को बिना किसी रीजन के किसने हिट किया। तो प्रिंसेस बीच में आती है और उससे कहने लगते कि बिना रीजन के किसने हिट नहीं किया था, हमने साफ साफ देखा था कि जो गार्ड था वो एक लिटिल गर्ल को अपडेट करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि समझ रहे हो ना, उठवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किसने मेरी बात का भरोसा नहीं किया जब हमने तुम्हें बताने की कोशिश की थी। तुम उस गार्ड को यहाँ पर ला सकते हो, उस गर्ल को यहाँ पर ला सकते हो, उससे पूछ सकते हो कंफर्मेशन के लिए। ये बात सुनकर वो घबरा जाता है और क्या लगता है कि तुम किस लिटिल गर्ल के बारे में बात करने में लगी हो, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए इस समय पे तो बिल्कुल भी। लेकिन हमारे एमटी का चेहरा तो ऐसा था जैसे उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता और कहने लगता है खैर इस लिटिल गर्ल से इससे कुछ भी लेना नहीं है, मैंने तो बस इसे इसके गार्ड को इसलिए हिट किया था क्योंकि इसके चेहरे पर सच में मच्छर बैठा हुआ था। और ये बात सुनने के बाद वो दोनों के दोनों पूरी से कंफ्यूज शॉक हो जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड वाला ये बंदा काफी खुश होता है और मन ही मन में कहने लगता है कि ये बंदा एक नंबर की बेवकूफ है। यहाँ पर हमारा एमसी और एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि भले ये जो पर्सन है एक इसके चेहरे पर कुत्ते की टट्टी बने टट्टी यही शक्ल लगती है इसकी, इसलिए मैं इसको साफ करना चाहता था। लेकिन किसे पता था ये इस तरीके से ब्लॉक कर देगा मेरी फिस्ट को और मुझे और भी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। एक्सीडेंटली मैंने सिटी गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं तो बस इसके चेहरे को साफ करना चाहता था गंदगी से। इसके इस स्टेटमेंट से प्रिंसेस पूरी की पूरी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और मुझ पर बैठ जाती है और कहने लगती है खत्म, अब तो सब कुछ खत्म, अब हमें कोई ना बचा सकता। एमसी की इस स्टेटमेंट को लेकर इसे काफी गुस्सा आती है और काफी गुस्से में कहने लगता है कि लॉर्ड जरा सुन भी रहे हो कि आप ये क्या कहने में लगा हुआ, ये साफ साफ मुझे ह्यूमिलेट कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये बहुत हो गई नौटंकी इसकी। तो शैडो गार्ड जीरो से कहने लगता है कि मुझे सारी की सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी है। ये बात सुनकर गार्ड काफी खुश होता है और मनी मन में कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे इस फुलिश आई मीन बेवकूफ भरे रिलेटिव वांग चेन रूई के कारण आज मैं यहाँ पर देखता हूँ कि आखिरकार तुम किस तरीके से डेथ से बचकर दिखाओगी। तो शैडो गार्ड उससे कहने लगती है कि तुम एक कमांडर हो हमारे इस इमोर्टल सिटी गार्ड के। सॉन्ग पेन रिप्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि मैं इस पूरे के पूरे इमोर्टल सिटी के फेस को। ये बात सुनकर वो खुश होता है और उससे कहने लगता है कि आप मुझे बहुत ज्यादा फ्लटर कर रहे हो, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो माय लॉर्ड। लेकिन शैडो गार्ड उससे कहने लगती है लेकिन इसके चेहरे पर बिल्कुल भी टट्टी रखी हुई है भाई, किसी कुत्ते की इसकी शकल बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। ये बात सुनने के बाद वो दोनों के दोनों कंफ्यूज और पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, स्टूवर्ट भी और हमारी प्रिंसेस भी, क्योंकि शैडो गार्ड उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में हमारी इस सिटी का कोई भी इज्जत नहीं कर रहे हो, लेकिन इमोर्टल सिटी और हमारी जो ह्यूमन सेक्ट है इसकी इज्जत का कवाड़ा करने में लगे हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से अभी के अभी साफ कर दूंगी। ये बात सुनकर वो घबरा जाता है और कहने लगता है कि माय लॉर्ड जरा एक मिनट रुकिए। लेकिन शैडो गार्ड इसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और कहने लगती है कि तुम पनिशमेंट डिजर्व करते हो और वहीं पर शैडो गार्ड को मार दिया जाता है। शैडो गार्ड आई मीन इस शैडो गार्ड के द्वारा इस सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया जाता है जनरल को। पूरी तरीके से कंफ्यूज और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि मेरे चेहरे पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है भाऊ, तुमने मुझे क्यों मारा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और यहीं पर इसका अंत होता है। इसके इस तरीके के बिहेवियर को देखने के बाद स्टीवर्ट को कुछ भी समझ नहीं आता कि इसके साथ चल तो चल क्या रहा है। अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, इसने अभी सिटी गेट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, लेकिन शैडो गार्ड ने सिर्फ एक मूली का इस्तेमाल किया और पूरी की पूरी तरीके से इस
जनरल को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और मार दिया है। और ये सॉन्ग पेंग को ऐसे ही मार दिया इसने बिना कुछ सोचे समझे। तभी एमसी उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है कि बस मैं तो बस उसे ये बताना चाहती थी कि इस अपने चेहरे को जा और कहीं पर धोखे आ जा, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत तो नहीं थी। तभी शैडो गार्ड की नजर जाती है हमारे एमसी के उस टूटे हुए हाथ पर, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर हमारे ह्यूमन सेक्ट के बारे में सोचने में लगे हुए थे, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा खतरनाक इंजरी का सामना करना पड़ा, ये मेरी निगलेजेंस थी, यानी कि मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंटेन करके नहीं रखा लोगों को, और तुरंत अपने हाथ को वहीं पर काट कर सौंप देती है उसको। इसके स्ट्रिक्ट बिहेवियर को देखने के बाद प्रिंसेस और स्टूबर्ट पूरी तरह से कंफ्यूज और शॉक हो जाते हैं और समझ नहीं पा रहे होते कि अब ये क्या हो रहा है, भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो शैडो गार्ड उसके सामने झुकती है और उससे कहने लगती है अपने हाथ को काटने के बाद कि अगर आपका जो गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है तो मैं अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तो एमसी डायरेक्ट मना करते हैं, उससे कहने लगता है कि ये जरूरी नहीं होगा, आखिरकार इसमें कोई भी फायदा वाली बात तो है नहीं। और प्रिंसेस अभी भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ का। तो स्टूवर्ट कहने लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है या तो पूरी दुनिया खराब हो चुकी है, पूरा वर्ल्ड ही पगला चुका है। तभी हमारी शैडो गार्ड उससे कहने लगते हैं कि आपको जो भी कंपनसेशन की जरूरत है आप डायरेक्टली मुझसे कहकर मांग सकते हो। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कुछ भी कंपनसेशन की देने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैं भी एक डिसिपल हूँ ह्यूमन सेक्ट की, मैं तो बस सेक्ट में वापस जाना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। तभी थोड़ी देर बाद जो शैडो गार्ड है वो उस एल्डर के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है सारी की सारी कहानी बताने के बाद, और कहती है कि उसके बाद मैंने कह दिया है कि जो ग्रांड एल्डर है वो उनसे मिलना चाहती है। और फिर उसके बाद उसने कहा था कि वो लॉ एनफोर्समेंट हॉल में जाकर इंतजार करेगी। यहाँ पर 5 शैडो गार्ड उसे देखने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जो ग्रांड एल्डर है वो यहाँ पर किसी दूसरी डिसिपल की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगी हुई होती है और उसे एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगता है कि ये चाइल्ड है। उसने खुद से ही कहा था कि इसकी जो टेक्निक है जो कल्टीवेट करने में लगी हुई है वो एक्सट्रीमली कर्मा हैवी है। आई मीन बिना कुछ सोच समझे वो किसी को भी नहीं मार सकती, ये इसके बारे में तुम्हें पता चल चुका है। और तभी सामने वाली लड़की की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी लाइफ फोर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेती है और कहने लगती है कि अभी इस वक्त हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि उसे कोई भी ऐसा रीजन मत दो जिससे कि वो हमारी साइड पर अटैक कर सके, इसलिए मैं जाकर डायरेक्टली उससे मिलना ही बेटर रहेगा मेरा। तो शैडो गार्ड उससे कहने लगते कि हम इस तरीके से चीजों को नहीं चलने दे सकते। उसने गार्ड कमांडर को बिना मार दिए बिना जो कुछ सोचे समझे, अगर ये बाकी में सेट के कोर मेंबर्स को इस तरीके से टारगेट करेंगे तो कैसे चलेगा रे। और ग्रैंड एल्डर उठकर वहां पर जाने लगती है और वो दूसरी वाली लड़की वहीं पर मारी जाती है। तभी ग्रैंड एल्डर उससे कहने लगते कि मैंने ऑलरेडी एल्डर डान को वहां पर भेज दिया हॉली टेम्पल में, उनसे पूछने के लिए कि और उन्हें बताने के लिए कि एक डीमन यहाँ पर अपने हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन के अंडर को जाने में लगा हुआ है, जो कि हमारे इस कांगलर कंट्री में आ चुका है। ये बात सुनने के बाद शैडो गार्ड कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते कि वे एक डीमन है, तो आखिर का जो डीमन थे उन्हें ऑलरेडी हमने 1000 ईयर्स पहले यहाँ से भगा नहीं दिया था। एल्डर उससे कहने लगते हैं कि भले ही वो डीमन हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 5 होली टेम्पल्स हैं वो बस ऐसे ही थोड़ी ना बैठे रहेंगे। आखिर का जो ग्रेट टेम्पल्स हैं वो सभी की सभी डीमंस को एक उनके एटीट्यूड के बारे में जानते हैं और वो खुद आकर अपना अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे जब तक उन डीमंस को पूरी तरीके से मार देना जाए। आखिरकार वो इतने ज्यादा रुद्र जो है, और भले ही वो कोई डीमन हो या ना हो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। और कोई डीमन ना हो तो जो डिवाइन चाइल्ड है हॉली टेम्पल की जो कल्टीवेट करता है इविल टेक्निक, तो अदर जो बाकी के 4 हॉली टेम्पल्स है वो डेफिनेटली इस चीज को या फिर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे जिससे कि वो दूसरे की डिवाइन चाइल्ड को मार सके और सप्रेस कर सके उनके सेट को या फिर हॉली टेम्पल को। ये बात सुनकर लॉर्ड जीरो काफी उसकी बात से एग्री होती है और उससे कहने लगती है कि ग्रैंड एल्डर अब वाकई में स्मार्ट हो। तो ग्रैंड एल्डर जाते जाते उससे कहने लगते हैं कि इसलिए तो हमें चाहे कुछ भी हो जाए उस जिंग लिंक को स्टेबलाइज करना होगा, जिससे पहले कि जो हॉली टेम्पल के एनिमी है वो यहाँ पर आ जाए और एलिमिनेट कर दो कोई भी रीजन को जो भी उस पर उसे एक कारण दे हम पर अटैक करने के लिए। और इस बात से वो एग्री हो जाती है शैडो गार्ड। और ग्रैंड एल्डर जाते जाते कहने लगते हैं कि मैं सबसे पहले जाकर उससे मिलती हूँ और तुम्हें उसके बारे में खुद पता करना होगा और अपने दुश्मन के बारे में, तभी तो तुम तैयारी अच्छी तरीके से कर पाओगे बैटल के लिए। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी प्रिंसेस और हमारा एमसी एक कमरे में बैठे होते हैं और दोनों के दोनों बढ़िया आराम से चिल मार रहे हैं। प्रिंसेस घबरा रही होती है और एमसी चिल मार रहा है। तो लानी हुई प्रिंसेस उससे पूछने लगती है कि फेलर डावर्स देंगलिंग आखिरकार क्या चलने में लगा हुआ है, क्योंकि जो नेसेंट सोल एक्सपर्ट थे जो कि आपको इतने ज्यादा पोलाइट तरीके से बात करने में लगे हुए थे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये पोलाइट तो बिल्कुल भी नहीं था। इसको ऐसा लगा था जैसे कि वो आपके पैर पकड़ रहे हो, आपकी तारीफ कर रहे हो, भाई आपके चमचे वगैरह हो। हॉल मास्टर लू ने कहा था कि हम लोग इस वक्त हाउस अरेस्ट में हैं, तो आखिरकार वो इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रही है तुम्हें, एक मेड, और इस तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम तो बस एक मेड हो ना। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम अगर इस समय पर मेरे साइड रहोगे। तो ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि ये जो वियर्ड है आपकी जो सेफ्टी है वो काफी ज्यादा अनोसिस कर रही है, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है। और जब वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी उनके दरवाजे पर कोई आ जाता है और पता चलता है तो ग्रैंड एल्डर है जो कि बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे से उस कमरे में घुस जाती है और कहने लगती है कि मैं ह्यूमन सेट की ग्रैंड एल्डर हूँ सुई किंग यू, और मैंने आपने लिटिल फ्रेंड को जिंग लिंग को यहाँ पर इंतजार करवाया है, उसके लिए माफी चाहूंगी। तभी प्रिंसेस थोड़ी घबराती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि ये वाकई में ठीक रहेगा कि एक ग्रैंड एल्डर इस तरीके से एक मेड से पोलाइटली बात कर रही है। लेकिन हमारा एमसी यहाँ पर नहीं रुकता है और वो उसकी बेइज्जती करने के लिए उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि किसी के रूम में तुम अंदर घुसती हो तो तुम्हें नॉक कर आना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई भी मैनर नहीं है। ये बात सुनकर प्रिंसेस और शॉक हो जाती है और ग्रैंड एल्डर के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो वो उससे कहने लगता है कि ठीक है मुझे माफ कर देना इस बात के लिए, अभी मैं जाती हूँ।
और वो बाहर जाने के बाद वापस से नॉक करती है और उससे कहने लगती है, क्या लिटिल फ्रेंड जिंगलिंग अंदर मौजूद है? और हमारा एमसी तो और भी ज्यादा हरामी होता है और डायरेक्टली कह देता है कि वो अंदर नहीं है। ये बात सुनकर प्रिंसेस का मुंह फटा फटा रह जाता है और एमसी को कई सारी फॉर्च्यून वैल्यूज भी मिलती रहती है और भाई ग्रांड एल्डर की कितनी बेइज्जती हुई जाती है तो उसे काफी गुस्सा आ रही होती है। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो प्रिंसेस वहीं पर रोना चालू कर देती है और कहने लगती है कि हे भगवान, मुझे एक और मौका दे दो, डेफिनेटली इसके साथ कभी भी नहीं जाने वाली। जो सेक्ट इसके साथ कभी भी सेक्ट में वापस नहीं आना चाहिए था। मुझे अपने उस नतीजे पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होने में लगा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो फ्यूनरल ऑब्जेक्ट है वो अब आ चुका है, समय आ चुका है मेरे मरने का। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेरे कहने का मतलब है कि मुझे यहाँ पर फ्रेश होने के लिए जाना है, तो कम से कम 15 मिनट तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। इसके इस तरह के ये फालतू बहाने देखकर ग्रैंड लीडर को काफी गुस्सा आती है और वो गुस्से में उससे कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो 15 मिनट बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तभी प्रिंसेस उठकर उससे कहने लगती है कि फेलर डावर्ड जिंगलिंग, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद करने के लिए जरूरत है, तो मैं क्वीन सेक्ट में वहां पर जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन हमारा एम तो यहीं पर नहीं रुकता, उसके पास जो रिकॉर्डिंग स्टोन है वो उसे ऑन कर देता है और वहां पर ग्रैंड लीडर के साथ जो भी घटना हुई होती है वो सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग है उसे पब्लिकली चला देता है, जिससे कि आसपास कितने भी डिसिपल्स होते हैं उस सेट के वो सारे के सारे उसे सुन लेते हैं और कहने लगते हैं ये रिकॉर्डिंग स्टोन कितना ज्यादा ह्यूज प्रोजेक्शन है, मानना तो पड़ेगा। क्या यहाँ पर कोई आर्टिफैक्ट, आई मीन आर्टिफैक्ट हॉल के जो न्यू इन्वेंशन है क्या कोई? अब सारी की सारी घटना के बारे में जब सारे के सारे स्टूडेंट सुनते हैं तो उन्हें काफी गुस्सा आती है और हमारे एमसी के बिहेवियर को देखकर वो कंट्रोल नहीं कर पाता और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी है हमारे ग्रैंड एल्डर को इस तरीके से ह्यूमिलेट करने की, इसे तो सजा मिलनी चाहिए। इसे बस एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और आगे कल्टिवेटर है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा पावर दिखाने में लगी, कितनी एरोगेंट है ये, तो तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुक अभी बताते हैं, तो फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट कल्टिवेटर। और जब प्रिंसेस को ये बात पता चलती है तो वह प्रिंसेस अब कुछ भी नहीं कह सकती। आखिरकार सभी के सभी लोग गुस्से के मारे उसकी तरफ बढ़ पड़ते हैं उस पर अटैक करने के लिए और कह रहे होते हैं कि भलाई इसके साइड में हम उसे नहीं मार सकते, लेकिन इसके साइड में जो कोई खड़ी हुई है वो लगता है उसकी मेड है, हम उसकी मेड को तो कम से कम मार ही सकते हैं और ज्यादा नहीं तो इसे कल्टीवेशन फंडेंस में पूरी तरीके से बदल दो, उसके बाद हम इसे ब्रूतल में भेज देंगे। जिसके कारण हमारा एमसी को कई सारे फॉर्च्यून वैल्यूज मिलती रहती है बैक टू बैक। इसको देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुश में कहने लगता है खुशी खुशी, वाह यहाँ पर तो भाई इस तरीके से मैंने जो करके दिखाया उससे मुझे काफी ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, जैसा मैंने सोचा था मेरा प्लान काम कर गया। दूसरी तरफ प्रिंसेस वहीं पर रोना चालू कर देती है और कहने लगती है कि भाई अब तो मैं पक्का मरने वाली हूँ, मुझे कोई ना बचाने वाला है यहाँ पे। और काफी खुश नजर ही आ रहा होता है तो सिस्टम को चेक करता है तो इसके मिशन कंप्लीट होने लगते हैं और कहने लगता है कि वेरी गुड वेरी गुड, मैंने ऑलमोस्ट उतने ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं जितना मैंने सोचा था उसका आधा तो कम से कम कर ही लिया है। तो प्रिंसेस अंदर आती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर अभी भी एक इस सेट के अंदर रिवोट करना चाहती हो क्या, जो फेलियर फेलियर डावर्स जिंगलिंग, क्या तुम वाकई में चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ही जाकर मरूं? तो एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये मेरी जो प्रिंसेस की आइडेंटिटी है वो एक्सपोज हो गई है क्या, आई मीन प्रिंसेस उससे कहती है कि मेरी प्रिंसेस की आइडेंटिटी एक्सपोज होने के कारण ये सब करने में लगी हुई है ये। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी काउंटर मेजर के बारे में सोच लिया है। तो प्रिंसेस फिर से कंप्यूटर उससे पूछ लगती है कि तुम किस काउंटर मेजर के बारे में बात करने में लगे हो, अगर तुमने यहाँ पर पहले ही परेशानी चालू नहीं की होती पहले फर्स्ट प्लेस पर तो आखिरकार तुम्हें ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और तभी यहाँ पर हमारा एमसी एक और प्रोजेक्शन क्रिस्टल निकालता है जिसको देखकर वो और ज्यादा घबरा जाती है और जैसे वो प्रोजेक्शन चलती है तो सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब क्या कराने वाली है ये लड़की। इसके लेग्स को देखकर लगता है कि ये पूरी तरह से कपकपाने लगी, लगता है कि ये डर गई। अगर ऐसी बात थी तो उसे पहले से ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पता चला कि आखिरकार डर क्या होता है, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है। तभी दूसरे बंदे कहने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसे तो घुटनों के बाद टिककर माफी मांगनी चाहिए, ग्रांड एंडर से जाओ और जल्दी जाके माफी मांगो। लेकिन हमारा एमसी यहीं पर नहीं रुकता, वो और ज्यादा गुस्से में दिखाता है, गंदा चेहरा बनाता है और उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी बुड्ढे लोग, तुम्हारा जो ग्रांड एल्डर है उसने अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा, तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरीके से बात करने की। और जो भी यहाँ पर कंप्लेन करना चाहता है उनकी सोल को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगी, उन्हें नंगा करके दौड़ाया जाएगा, बुरी तरीके से पीटा जाएगा, उनके घर में आग लगा दी जाएगी। और भाई गंदी गंदी गाली देता है, ऐसी ऐसी गाली देता है कि मैं बोल भी नहीं सकता। और फाइनली बातें करने के बाद उसको वहीं पर बंद कर देता है और कहने लगता है कि वाह मेरा काम खत्म हो गया। और प्रिंसेस को जो सुनने के बाद भाई पूरी की पूरी वहीं पर लटक जाती है, बेहोश हो जाती है, वो खुद शॉक होती है और इतना सुनने के बाद बाकी डिसिपल्स होते हैं वो पूरी तरीके से गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई साहब आज तो आज हम इसे मारने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये ना बचने वाली। और ग्रैंड लीडर को जब ये बात पता चलती है तो उसे भी काफी गुस्सा आ रही होती है और कह रही होती है कि ये हरकत बहुत ज्यादा गंदी कर दी। तो जीरो आती है उससे कहने लगती है ग्रैंड लीडर आपको शांत हो जाना चाहिए, आखिरकार जब तक जो हॉली टेम्पल्स के एनवी लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आ जाते हैं तब तक हमें इसे यहाँ पर कंट्रोल कर रखना पड़ेगा और उसके बाद तो ये वैसे ही मारी जाएगी। और ग्रैंड लीडर अपने आप को शांत कर लेती है किसी तरीके से और कहने लगती है कि जितने भी शेडो गार्ड्स हैं उन्हें जाकर ये परमिशन दे दोगी वो सभी के सभी डिसिबल को स्टेबलाइज कर ले। उसका जो गोल है वो जल्द से जल्द यहाँ पर सभी के सभी डिसिबल को गुस्सा दिलाने का है ताकि उसे एक रीजन मिल जाए हमारे सेट पर अटैक करने के लिए, तो कंट्रोल करना पड़ेगा हमें इसके लिए। तभी प्रिंसेस बाहर देखती है और कहने लगती है कि वाह इतने ज्यादा काले कपड़े में लोग हमारे बाहर सुरक्षा करने के लिए आ चुके हैं। और दूसरी तरफ एमसी को मिशन का नोटिफिकेशन आता है कि आपका
टास्क कंप्लीट हो चुका है और आपका जो रिवॉर्ड है वो सिस्टम इन्वेंट्री में डाल दिया जा चुका है। और इसको देखकर एमसी खुश होता है। जब उसका काम कंप्लीट होता है तो प्रिंसेस को बुलाता है और उससे कहने लगता है, फेलो डावर्स लर्न यू वे, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब हमें यहाँ पर न्यू सेट में जाना चाहिए। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आती है और उससे कहने लगती है प्रिंसेस, क्या तुमने वाकई में अभी भी तुम्हें होश आ जाए कि पूरे की पूरी ह्यूमन सेट को ऑफेंड करने के बाद अब तुम्हें भागना है यहाँ से? तो सिस्टम भी कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों पड़ी हुई है? जो ह्यूमन सेट की लीडरशिप है वो ऑलरेडी होस्ट करने में लगी हुई है। आई मीन तुमसे बहुत ज्यादा घबराई हुई है और तुम्हारा अच्छे तरीके से ख्याल भी रख रही है, तो तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं रखते हो और भी तो पॉइंट्स कमा सकते हो। तो एमसी उससे कहने लगता है कि हमें यहाँ पर रुके हुए काफी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन जो ओल्ड मॉन्स्टर है वो अभी तक इस तरीके से मुझे भागने नहीं देंगे अगर मैं यहाँ से ज्यादा देर तक निकल पड़ता हूँ। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा जो स्ट्रॉन्गर है, जो कि मुझे रोकने के लिए इन्होंने जुगाड़ कर रखी होगी। और मैं समझ सकता हूँ कि जो फाउंडेशन है ना उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें इस सेट की, जो कि 10,000 ईयर से चलती हुई आ रही है। तो थोड़ा बहुत तो हमें सोचकर चलना पड़ेगा, हम और तक गुस्सा नहीं दिला सकते उन्हें। तो प्रिंसेस कहने लगती है कि हमें यहाँ पर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बची हुई है, ना हमें जाने की जरूरत है यहाँ से, हमें तब तक रुकना होगा जब तक ये हल्ला बोलना शांत ना हो जाए। ये बात सुनकर सिस्टम एमसी से पूछता है कि आखिरकार हॉल मास्टर लू के बारे में क्या, अगर आप यहाँ से निकल जाते हो? तो एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे, मैं सही बताऊं तो उसे बिल्कुल भी ना अच्छे तरीके से जानता हूँ, ना मेरे कोई उधारी उधारी है उससे, ना कोई कर्ज वगैरह है। मैं बस अपनी उसकी लाइफ को मैंने बचा दिया और जो हार्ट डीमन था मैंने उसका रिमूव कर दिया, उससे मैंने उसकी बस मदद ही की थी और मैं कभी भी उसकी लाइफ में या सेट के कॉन्फ्लिक्ट में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इंटरफेयर नहीं करने वाली। लेकिन यहाँ पर एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और या फिर इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण मैं इस जगह को छोड़कर जल्दी से जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर एमसी सिस्टम पूछता है कि क्या भाई? तो एमसी सीरियस होता है और उससे कहने लगता है कि मैं बिग सिस्टर को काफी मिस कर रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक से एमसी को किसी चीज की आवाज आती है, इसको देखकर वो कंफ्यूज जाता है और तभी वहां पर एक डॉल आ जाती है, जिसको देखकर वो डॉल उससे कहने लगती है कि तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सीनियर जिंगलिंग को देखने के लिए आई हुई हूँ। और फिर से उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। यहाँ पर डॉल उससे कहने लकली जो शेडो गार्ड्स है वो सभी के सभी काफी ज्यादा बिजी हैं इस वक्त इस रियोट को, यानी कि हल्ला बोल को शांत करने के लिए, वरना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए इस तरीके से छुपकर अंदर आने के लिए। तो सिस्टम उसे बता देता है एमसी को ये हाई लेवल पपेट है जिसे कंट्रोल किया जा रहा है रिमोटली, और ये रफली देखा जाए तो जो गोल्डन कोड मिड स्टेज की स्ट्रेंथ होगी इसके पास। जिसको देखकर एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे सीनियर सीनियर कहकर क्यों बुला रही हो? तो पपेट उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि जो सीनियर है इस वक्त प्लान कर रखे हुए ब्लड सेक्रीफाइस के लिए पूरे के पूरे ह्यूमन सेट के, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये बात सुनकर प्रिंसेस और भी तो शॉक हो जाती है और उसका मुंह और फटा रह जाता है। तो डॉल उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता होगा, तुम्हें ये जगह जल्द से जल्द छोड़नी होगी, तुमने अब देख ही लिया होगा जो सेट की लीडरशिप है उनका क्या गोल है और तुम्हारी टेक्निकल लिमिटेशंस के बारे में भी पता चल चुका है। तो वो तुम्हें कोई भी ऐसा रीजन नहीं देंगे जिससे कि तुम उन पर डायरेक्टली अटैक कर सको। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और मुझे तुम पर क्यों भरोसा करना चाहिए? तो डॉल उससे कहने लगती है कि मैं कोई बस एक नो बडी हूँ, मैं बस जानता हूँ जो सीनियर है वो वहां पर एक दुश्मन ही है लिन जी यून के साथ। अब जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ तो मेरे पास एक अच्छा तरीका है और मैं तुम्हें एक अच्छे हार्ड पर ले जा सकती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। इसी सिस्टम से पूछने लगता है कि सिस्टम मुझे बताओ क्या मैं इस पेपेट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ? सिस्टम कहता है नहीं कर सकते। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे वाकई में किसी टॉय से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम इतनी ज्यादा सिंसियर हो तो तुम खुद पर्सन में आकर तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। तभी पपेट कहने लगते कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसके बारे में बाद में थोड़ा सा सोच विचार करके हम बताएंगे तुम्हें लोगों को, अभी के लिए हम चलते हैं, बाय बाय। अब ये बात जब हमारे एमसी को पता चल जाती है तो वो काफी घबराने लगता है और कहने लगता है कि ये तो काफी परेशानी वाली बात है, लगता है कि ह्यूमन सेक्ट में एक्चुअली में मेरे बिजनेस के बारे में लोग जानते हैं लिन जी युआन के साथ। तो प्रिंसेस घबराते उससे पूछने लगती है कि फेलेडावर्स जिंगलिंग आखिरकार अब तुम क्या करना चाहते हो? इस ये बंदा जो कहा था उसका क्या मतलब है कि ब्लड सेक्रीफाइस है तुम्हारा? एमसी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ एक्सप्लेन करने के लिए, हमें इमीडिएटली जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और कोई कहने लगता है कि लीडर फ्रेंड्स जिंगलिंग जो 15 मिनट से वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और वो ग्रैंड एल्डर है, वो काफी गुस्से में होती है और उससे कहने लगती है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस ओल्ड लोडी को कितना भी इग्नोर करने की कोशिश कर लो लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन वो फिर से दरवाजा खोल देती है और उससे कहने लगती है कि लिटिल फ्रेंड्स जिंगलिंग ऑलरेडी सो चुकी है क्या? लेकिन जब ग्रैंड एल्डर अंदर आकर देखती है तो पता चलता है कि कमरे के अंदर तो कोई भी मौजूद ही नहीं, क्योंकि हमारा एमसी और प्रिंसेस ऑलरेडी जगह को छोड़कर भाग चुके हैं। और जो हार्ट डीमन थी वो उसे बताती है और उससे कहने लगता है कि और सारी की सारी डिटेल्स उसे प्रोवाइड करवा देती है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि हार्ट डीमन क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि जो लियू मियाओ है और जो सेक्ट लीडर है वो सीक्रेट पैसेज के बारे में जानते हैं जो कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल में मौजूद था? तो हार्ट डीमन उससे कहने लगते हैं कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, लेकिन तुम इस तरीके से यहाँ से गायब हो जाकर तो वो डेफिनेटली इस बात का पता लगा लेंगे कि वो सीक्रेट पैसेज का इस्तेमाल करके तुम यहाँ से निकल चुके हो और सिर्फ समय वाली बात है जिससे पहले कि वो तुम्हें ढूंढ कर निकाल ले। तो हमारी एमसी घबरा जाती है और उससे कहने लगती है कि डैम इट, मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी यहाँ से भागकर जाना पड़ेगा। लगता है कि मुझे उसे 15 मिनट ना कहते हुए कम से कम 1 घंटे के लिए बाहर रहने के लिए कहना चाहिए था, मुझे कम से कम 1 घंटा तो लगना ही चाहिए था फ्रेश होने के लिए। और इसी सब बकवास के साथ और सरप्राइज के साथ इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट के साथ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट।